हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ था, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। दादरा और नगर हवेली, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो केंद्र शासित प्रदेशों में से एक हैं, वो भी 1947 को आजाद नहीं हुआ था। तो एक तरफ से अंग्रेज अटैक कर रहे हैं, एक तरफ से पुर्तगाली करेंगे और एक तरफ से राघव दादा के साथ जो लॉयलिस्ट है वो करेंगे। तो तीनों तरफ, और उधर निजाम भी तैयार थे। तो ये था कि चारों तरफ से ये मराठे उस समय लड़ने की पोजीशन में नहीं थे। नेहरू जी ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग ऐसे पुर्तगालियों के शासन के नीचे रहते हैं, उन लोगों की जिम्मेवारी है कि अपने इलाके को आजाद करें। कोई भी भारतीय इसके बीच में अब दखल अंदाजी नहीं करेगा। अगर हैदराबाद में जाके आजाद कर सकती थी, उन इलाकों को विलय कर सकती थी, तो इन इलाकों का क्यों नहीं किया? तो मैंने बोला गांधी जी के साथ थे, तो बड़े गुस्से से बोले, अरे नहीं गांधी नहीं, मेरे पिताजी ने तो बंदूक उठाई थी। टोटल कितने लोग थे जब ये अंदर घुसे लड़ने? अंदर घुसे तो 12-13 थे बस। हाँ, 12-13 थे मैक्सिमम। क्या सोच के घुसे कि 12-13 लोग आजाद करा लेंगे? हॉस्टल्स में गए, अखाड़ों में गए, शाखाओं में गए, बच्चों को बोला कि देश के काम के लिए चलना है, जान जा सकती है, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, वापस आओगे पता नहीं, चलना है क्या? तो 100 बच्चे तैयार हो गए। बाहर का तो इन्होंने पूरा नक्शा बना लिया, लेकिन अंदर का इनको कुछ पता नहीं था। तो 2 लोग भिखारी बन के गए, अरेस्ट हुए, अरेस्ट होकर जेल में बंद हुए, और जेल में बंद होकर उन्होंने चौकी के अंदर का पूरा नक्शा बनाया। तो इन्होंने सारा इकट्ठा किया इन्फॉर्मेशन। दोनों साइडों को रियलाइज हुआ इस पोजीशन को हम हमेशा तक नहीं सस्टेन कर सकते। पुर्तगालियों को लगा हम तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जिस दिन हमारी फायरिंग रुक गई, हमने इन वर्लियों पे इतने अत्याचार किए हुए हैं कि अगर ये अंदर आ गए तो ये हमारे टुकड़े एक एक करके टुकड़ा करेंगे। तो 7 साल तक वो 72 गांव एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में कार्यरत थे। मतलब भारत में गोवा, दमन, दीव में पुर्तगाली थे, बाकी में सारा भारतीय सरकार थी, और 72 गांवों में इंडिपेंडेंट कंट्री थी। इट वाज कॉल्ड द फ्री स्टेट ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। एक दिन प्रधानमंत्री बने और अगले दिन सवेरे उन्होंने अपने देश का विलय जो है वो भारत के साथ कर दिया। तो उस एक दिन के लिए वो आईएएस अफसर प्रधानमंत्री नेहरू जी के प्रोटोकॉल में बराबर थे। और फिर नौकरी ज्वाइन कर ली। फिर उन्होंने नौकरी, अरे उसकी भी बड़ी लंबी कहानी है। आज से 70 साल पहले साउथ मुंबई के एक फ्लैट में एक मुलाकात हुई। वो फ्लैट था लता मंगेशकर का, और मुलाकात करने आए थे म्यूजिक डायरेक्टर और गायक सुधीर फड़के साहब। सुधीर गाते भी थे और लता मंगेशकर के साथ उनकी अच्छी खासी जान पहचान थी। और ये वो दौर था जब लता मंगेशकर देश में जाना पहचाना नाम हो चुके थे। इस मुलाकात में फड़के साहब के साथ कुछ लोग भी थे, और ये इस मंतव्य के साथ पहुंचे थे कि लता मंगेशकर से कुछ पैसे लिए जाएंगे मदद के लिए। कोई कॉज था, और इस कॉज के बारे में लता मंगेशकर ने बैठकर आराम से सुना। जब वो इस कॉज के बारे में बता रहे थे तो कोई आइडिया लग नहीं रहा था लता मंगेशकर के चेहरे को देखकर कि वो कितनी मुतमईन है। लेकिन फिर जब बात खत्म हुई तो उन्होंने देखा कि लता की आंखों में आंसू हैं। वो इस कॉज से जुड़ गईं। उन्होंने कहा कि एक काम हो सकता है, आप मेरा प्रोग्राम कराइए, मैं आऊंगी, मोहम्मद रफ़ी साहब भी आएंगे, और हम वहां पर गाना गाएंगे, आप लोग टिकट बेचिए, उससे जितने पैसे आपको मिले आप अपने कॉज में लगाइए। ऐसा ही हुआ, एक बड़ा प्रोग्राम हुआ। लेकिन प्रोग्राम से पहले एक अनहोनी हो गई, एक्सीडेंट हो गया लता मंगेशकर का। मगर लता इस कॉज से इस कदर जुड़ी थी कि वो उस जगह पर पहुंची। पुणे में होना था प्रोग्राम, लोग जा चुके थे, फिर से एक तारीख तय हुई, लता फिर से पहुंची, और इस बार प्रोग्राम खूब भव्य हुआ, टिकट खूब बिके, पैसे भी आए, वो कॉज भी पूरा हुआ। आपको पता है वो कॉज क्या था? कमाल की कहानी है ये। वो कॉज था हिंदुस्तान के एक हिस्से को आजाद कराना। वैसे हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ था, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्से 47 के बाद टुकड़ों में आजाद होते रहे। जैसे गोवा 1961, पौंडीचेरी पूरी तरह भारत का हिस्सा बना 1963 में। इसी तरह से दादरा और नगर हवेली, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो केंद्र शासित प्रदेशों में से एक हैं, वो भी 1947 को आजाद नहीं हुआ था। बल्कि इसकी कहानी बहुत रोमांचक है, बहुत दिलचस्प है, और ये कहानी लिखी है नीलेश कुलकर्णी ने। अपराइजिंग के नाम से उनकी किताब है, वेस्टलैंड नॉन फिक्शन ने इसे छापा है, मेरे हाथ में है। 400 रुपये की ये किताब है। नीलेश कुलकर्णी मेरे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। इतनी मेहनत से आपने किताब लिखी, और मेरा ख्याल है पहली किताब है जो दादरा और नगर हवेली के स्वातंत्र संग्राम पर लिखी गई है। इसके कुछ हिस्सों के बारे में कुछ लोगों ने लिखा है, लेकिन एक समग्र रूप से सबके पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए इकट्ठा करके और सारे फैक्ट्स को देखकर ये शायद पहली किताब है जिसे लिखा गया है।
मतलब जिसमें हर तरह का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, जितने लोग उसमें लड़े थे, हर एक की विचारधारा के थे, किस तरह से किसने किसने क्या क्या किया, ये पूरा केवल इसी किताब में पहली बार लिखा गया है जी। और दादरा एंड नगर हवेली की जो कहानी है ये इस मायने में बहुत दिलचस्प है कि इसमें कम्युनिस्ट भी शामिल हैं, इसमें समाजवादी भी शामिल हैं, इसमें आरएसएस के लोग भी शामिल हैं, इसमें सावरकर का एंगल भी है। गोवा कांग्रेस के लोग भी हैं, जो गोवा- आजाद गोमांतक दल है वो गोवा कांग्रेस गोवा से टूट के कांग्रेस का बना एक हिस्सा था। एक हिस्सा था। और जैसी कहानियां हम फिल्मों में देखते हैं कि 30 लोगों ने 350 लोगों को हरा दिया, वो भी है। मूल कहानी तो वही है। मतलब मतलब मुझे मेरे शरीर पे जो सिहरन हुई पहली बार इस कहानी को सुन के, या जो रोमांच जागृत हुआ, वो इसीलिए हुआ कि ये कहानी एक इट्स अबाउट फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स। जो लोग किताब को देखकर कहते हैं कि दादरा नगर हवेली है कहाँ, छोटा सा प्रदेश है, वो तो छोटे प्रदेश का मायने नहीं है। इसमें सवाल यह है कि कैसे कुछ लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर, जान हथेली में लेकर अपने से 10 गुना ज्यादा लोगों से लड़ाई की, और 10 गुना लोग वो जिनमें से 350 थे वो पोर्चुगीज, जिनके पास हर तरह का ब्रेन गन, स्टैन गन, सब मशीन गन, सब कुछ था। और इन लोगों के पास ये मुश्किल से ज्यादा में 25 या 30 थे, और इनके पास शुरू में केवल 5 राइफल और 3 पिस्टल्स थी। इसके बावजूद वो लड़ सके। पूरी कहानी विस्तार में सुनेंगे, जी। लेकिन जैसा आपने कहा कि दादरा नगर हवेली छोटा सा है कहाँ, इससे शुरू करते हैं। जी। कहाँ है दादरा एंड नगर हवेली हाँ, हिंदुस्तान के नक्शे पर? आप ऑनेस्टली मानिएगा तो आपने पूछा है, बहुत लोग मुझे यही पूछ के कहानी की शुरुआत करते हैं, और जब मुझे ये कहानी पहली बार पता चली तो मैंने भी यही पूछा। आपको भी नहीं पता? मुझे भी नहीं पता था। मतलब पता तो था, सिलवासा नाम सुना हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पूछिएगा तो नहीं था। तो अब महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में जगह है, सूरत से थोड़ी सी पास है, 3 घंटे लगते हैं सूरत, सिलवासा से सूरत जाने के लिए, और दमन के करीब है। दमन जो ज्यादातर लोग जानते हैं, दमन जो है वो कोस्टल टाउन है जो पोर्चुगीजों के कब्जे में हुआ करता था। वहां और दादरा नगर हवेली के बीच में 30 किलोमीटर का भारत का हिस्सा है। तो एक लैंडलॉक टेरिटरी है, 550 स्क्वायर किलोमीटर और 72 गांव। तो इसके अंदर जब हम दादरा और नगर हवेली कहते हैं तो हमको लगता है 2 बराबर के हिस्से होंगे। ऐसा नहीं है, दादरा के केवल 2 गांव हैं और 70 गांव नगर हवेली में है। तो ये 72 गांव का एक एरिया है, जिसकी जब इसे आजाद किया गया तब पॉपुलेशन कोई 20 या 22 हजार की थी, जिसमें से अधिकतर ट्राइबल्स थे। अच्छा। हाँ, तो इसका महत्व सिर्फ इसलिए है कि पोर्चुगीजों को भारत से निकालने का प्रोसेस यहां से शुरू हुआ। अच्छा। और अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद 1961 में पोर्चुगीजों को भारत गोवा दमन दीव से निकाल ही नहीं पाता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस गोवा की आजादी के बारे में हम सब जानते हैं जी, कि पुर्तगालियों ने उसे बहुत बाद में छोड़ा, 1961 में बेसिकली उसकी शुरुआत दादरा और नगर नगर हवेली से के 1954 में हुई थी। इससे शुरू और हुई थी। इससे जो घटनाएं बढ़ती गईं, वो घटनाक्रम ऐसा हुआ कि 61 में जाकर भारत अपनी फौज को दादरा नगर हवेली, गोवा दमन दीव में भेज सका। अगर ये घटनाक्रम ना हुआ होता तो शायद वो घटनाक्रम भी होता ना, आज भी शायद वहां पुर्तगाली बैठे होते। अच्छा, 1954 में ये हुआ जी, ये घटना। जी। 47 से 1954 तक यदि मैं कहूं, या कहूं कि 150-200 सालों में वहां की पॉलिटिकल स्थिति क्या थी इस एरिया की जिसकी हम बात कर रहे हैं? कौन थे वहां पर? दादरा नगर हवेली की अगर आप बात करेंगे तो पोर्चुगीजों का राज वहां था। वहां एक सिलवासा में पोर्चुगीज कैप्टन था, एक जज था, एक उसका पुलिस चीफ था, 3 लोग पोर्चुगीज थे। कितने साल से वहां थे? ये इलाका पेशवाओं से पाया था पुर्तगालियों ने 1783 में। तो 1783 से 1954 तक पुर्तगालियों का यहाँ राज था। लेकिन जो इफेक्टिव राज था ना, वो पुर्तगालियों का तो शासन था, लेकिन इफेक्टिव जो राज था वहां के जमींदारों का था। अच्छा। तो बहुत सारे जमींदार थे जो हजारों एकड़ जमीन हर किसी ने कंट्रोल कर रखी थी, वो एक्चुअली राज को चलाते थे। पुर्तगालियों का यहाँ तक था कि वो आते थे, उन लोगों के साथ रहते थे, अपना रेवेन्यू लेकर निकल जाते थे। तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस जो था वो इन जमींदारों का था, जो बड़े बड़े वहां लैंड ओनर्स थे। तो इनमें सभी तरह के थे, बॉम्बे के लोग भी थे, उसमें पारसी थे, जैन थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, हर तरह का इंसान था। और इन्होंने जो बर्बरता ढाई है वहां के लोगों के ऊपर, जो लोकल वर्ली पॉपुलेशन के ऊपर, बहुत ही भयंकर थी। और पुर्तगालियों का तो खैर देखिए कि मैं अक्सर कहता हूं कि ठीक है, अंग्रेजों ने हम पर बहुत अत्याचार किए, जलियांवाला बाग जैसा इंसिडेंट अपने दिमाग से नहीं जाता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सेंस ऑफ फेयर प्ले था। एटलीस्ट उन्होंने कहीं एक अंश तक, छोटे से अंश तक तो कम से कम जाकर और इंग्लैंड में उस आदमी पे इंक्वायरी की जिसने वहां गोली चलाई थी। लेकिन पुर्तगालियों ने कुछ भी नहीं किया ऐसा। उनकी क्रूरता जो थी, उनकी जो बर्बरता थी, वो कई गुना ज्यादा थी अंग्रेजों से। तो इतने ज्यादा बर्बरता थी कि अहिंसक तरीके से वो जा पाएंगे ऐसा किसी को विश्वास ही नहीं था। इसलिए शायद लोगों ने हथियार उठाए उनको निकालने के लिए। 1947 के बाद मेरा ख्याल है इस इलाके में ज्यादा इस भावना ने उफान मारा होगा कि हमें भी आजाद होना चाहिए।
कांग्रेस यहाँ क्या कर रही थी, बाकी स्टेक होल्डर्स क्या कर रहे थे जिन्होंने 47 में देश को आज़ादी दिलाने में इतनी मेहनत की, जी वो यहाँ क्या कर रहे थे? 1947 से पहले ही वहां गोवा कांग्रेस बन चुकी थी और गोवा कांग्रेस अपने अहिंसक तरीके से गांधी जी के मार्ग को का अवलंबन करते हुए और वहां पर निदर्शन, सत्याग्रह, ये सारे तरीके आजमा रही थी। लेकिन पुर्तगालियों की बर्बरता इतनी थी कि किसी भी हालत में वो अहिंसक उनके सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। इसमें मेरी किताब में एक कैरेक्टर है प्रभाकर सेनारी, जो गोवा के आज़ाद गोमांतक दल के नेता थे, जिन्होंने काफ़ी बड़ा रोल, हम उसकी बात करेंगे बाद में, इसमें निभाया। वो शायद 14 साल के थे जब राम मनोहर लोहिया वहाँ पर आए थे आराम करने के लिए। लेकिन जब उन्होंने वहाँ की परिस्थिति देखी, 1948 की शायद बात हो गई है, तो उन्होंने उस समय वहाँ पर एक बहुत बड़ा भाषण दिया और उनके भाषण के सपोर्ट में कुछ स्कूल के बच्चों ने एक जुलूस निकाला। उसमें ये सिनारी जी थे और वो उसमें 12 साल के बच्चे थे, 14 साल के थे, 15 साल थे। उनको लाठियों से पीटा गया और जिसे हिप्पो लेदर से बने हुए बेल्ट होते थे जिसके आगे स्टड लगे होते थे कॉपर के, उससे मारा गया। इतनी बर्बरता थी उनके अंदर, बच्चों को भी। तो उन बच्चों को गिरते देख के, अपने टीचर को गिरता देख के सिनारी जी के दिमाग में आया कि ये विदाउट वायलेंस ये नहीं होने वाला, इनको तो ताकत से भगाना पड़ेगा। तो ये परिस्थिति वहां थी। गोवा कांग्रेस थी वहां पर। गोवा कांग्रेस का एक हिस्सा था छोटा सा, जो टूटकर गोवन पीपल्स पार्टी बन गया, जो थोड़ा समाजवादी विचारों से प्रेरित था। देवर सोशलिस्ट, वो राम मनोहर लोहिया जी के ज्यादा इन्फ्लुएंस में थे और उन्होंने वो 1948 में अपना एक अलग गोवन पीपल्स पार्टी करके कर दी, जो थोड़ा सा एग्रेसिव थे ज्यादा। उन लोगों ने आखिर में दादरा लिया, इसकी भी कहानी पर हम आते हैं। तो यही पार्टियां वहां पर थी और दादरा नगर हवेली में पूछिएगा तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ही नहीं थी। गोवा में एटलीस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, दादरा नगर हवेली में किसी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि वहां पे 80% जो थे वो वर्ली ट्राइबल्स थे, वर्ली थे, कोंकणा थे, उधर के जो जंगलों में रहते थे और उनको इतना बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया गया था कि उनके अंदर तो खड़े होने की शक्ति नहीं थी। तो वो इकट्ठे खड़े होकर और निदर्शन कर या सत्याग्रह कर कोई अपना प्रोटेस्ट जतलाए, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हमें जब ये हमने जाना और बहुत धक्का लगा जानकर कि हमारे देश का एक हिस्सा 1961 में आज़ाद होता है जी, तो हमारे दिमाग में 47 में क्यों नहीं हो गया? और अगर अंग्रेज भी थे और पुर्तगाली भी साथ साथ राज कर रहे थे, तो ये क्या डील थी, क्या समझौता था कि अंग्रेज उन्हें बर्दाश्त कर रहे थे? हालांकि बाद में हमें फ्रेंच लोगों के बारे में ही पता चला जी कि वो भी बने हुए थे पौंडीचेरी में, से पुद्दुचेरी आजम कह रहे हैं। तो अंग्रेजों की, मैं थोड़ा सा एक हिस्टोरिकली समझना चाह रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट को। मराठों की मुझे समझ में आ गई, मराठों की डील हुई कि ठीक है आप लोग यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा कर लो। लेकिन ये अंग्रेजों की या फ्रेंच लोगों की पुर्तगालियों से ऐसी क्या डील थी कि इन्होंने गोवा में और दादरा नगर हवेली में उन्हें रहने दिया इतने दिन तक? मेरे ख्याल से शायद उसके बाद एंग्लो फ्रेंच वॉर्स तो बहुत सारी हुई और एंग्लो फ्रेंच वॉर्स होने के बाद जो है वो सारे के सारे पोर्चुगीज पोजेशंस जो वो चंद्रनगर, पुडुचेरी, यही बहुत सारे छोटे छोटे कराकल ऐसी जगहों पे थोड़े से रह गए थे। तो शायद बहुत थोड़े रह जाने के कारण उन्होंने उसके अंदर कुछ नहीं किया। और देखिए, इस देश में जो समीकरण बनते हैं वो इस बात पर बनते हैं कि वहां यूरोप में इनके आपस में क्या ताल्लुकात है। तो जब इनके आपस में ताल्लुकात अच्छे बन गए तो यहाँ पे भी उन्होंने एक दूसरे के देश में लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब एक 500 या 700 किलोमीटर का दादरा नगर हवेली या कुछ हजार किलोमीटर का गोवा दमन दीव, इसके लिए वो देश यहाँ क्यों लड़ेंगे जबकि यूरोप में वो शांति से है। अच्छा, तो उस पीछे शायद वो आपस में अंग्रेजों ने उनको बर्दाश्त किया। पर ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है कि हिंदुस्तानियों ने उनको क्यों बर्दाश्त किया। अगर हैदराबाद में जाके, जो हैदराबाद बहुत बड़ा एरिया था कंपेयर टू पोर्चुगीज पोजेशंस, या कश्मीर में जाकर अपनी फौज जा सकती थी और आज़ाद कर सकती थी उन इलाकों को, विलय कर सकती थी, तो इन इलाकों का क्यों नहीं किया? उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। वो कहानी ऐसी है कि पोर्चुगल ने जो कंपनियां बनाई जिनके माध्यम से भारत में उन्होंने ट्रेड शुरू किया और बाद में राज किया, वो इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो एक शेयर्स की बिकी थी। सिमिलरली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सबकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सबका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था और वो सब प्राइवेट बिजनेसेस थे वहां पे, इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज थी, व्यापारियों के समूह थे। लेकिन पोर्चुगल का जो है वो पोर्चुगल के राजा के माध्यम से ये ट्रेडिंग होती थी। अच्छा, तो द ट्रेडिंग शुरू से ही पहले से ही जो वास्को ड गामा आए थे, वो भी जो प्रॉफिट जो उनको मिला उस टाइम का, वो सारा का सारा जाके राजा को उन्होंने दिया। तो इसलिए इट वाज द स्टेट ऑफ पोर्चुगल जो भारत पे राज्य कर रही थी और उन्होंने अपने पार्लियामेंट में एक कानून पास कराया जिसमें उन्होंने अपनी परिभाषा की पोर्चुगल की, दैट पोर्चुगल इज अ मल्टी कॉन्टिनेंट मल्टी लोकेशन कंट्री। इसका मतलब कि हम जहां पर भी हैं, हमारी कोई कॉलोनी नहीं है, हम पोर्चुगल ही हैं, हम ही हैं, पोर्चुगल है। गोवा भी पोर्चुगल है, गोवा भी पुर्तगाल का एक हिस्सा है और दमन दीव भी है और दादरा नगर हवेली भी पुर्तगाल ही है। ये उन्होंने कानून पास किया और फिर पोर्चुगल जो था, पुर्तगाल जो था, ये नाटो का हिस्सा था। तो
नाटो में आपस में ये एग्रीमेंट थी कि आपके देश में से किसी एक को अगर कोई हमला करता है तो बाकी सारे देश उसके बचाव के लिए आएंगे। तो उस समय जब नेहरू जी ने इस परिस्थिति को देखा तो उन्होंने ये सोचा कि इस समय हम नाटो के साथ विरोध में मोल जाने नहीं के ले लिए सकते हमारी हैं। हम हाँ। नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो इसीलिए शायद उन्होंने फौज उसको उसके अंदर नहीं भेजी। हम्म। तो इसीलिए वो इतने दिन तक हमारे पास टिके रहे कि 1961 तक कुछ नहीं हो पाया और 1954 में कुछ लोगों को अपने हाथ में बंदूक उठाकर अपनी ताकत के आधार पर और इन इलाकों को आजाद कराने की प्रक्रिया को शुरू करना पड़ा, क्योंकि सरकार नहीं कर सकती थी। और नेहरू जी ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग ऐसे पुर्तगालियों के शासन के नीचे रहते हैं उन लोगों की जिम्मेवारी है कि अपने इलाके को आजाद करें, कोई भी भारतीय इसके बीच में दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो ये सुनकर इन लोगों को आग लगी कि अगर भारत नहीं करेगा तो कौन करेगा, ये भी तो हमारे भाई है। तो अगर सरकार नहीं करती तो हम करेंगे। इसलिए इन लोगों ने हथियार उठाए और वहां से पूरी बातचीत शुरू हुई और ये पूरा जो सीरीज हाँ, ऑफ इवेंट्स बेसिकली में मैं वो हो सिर्फ गया। ऐसी ही समस्या समझ रहा हूँ जैसे कश्मीर के मामले में था जी। कि हम अपनी सेना तभी भेज सकते हैं जब आप विलय पत्र पर साइन कर दें। करेंगे, अगर हम ऐसे घुसेंगे तो इंटरनेशनल मामला बनेगा और बिल्कुल। अभी हम वो अफोर्ड नहीं कर अफोर्ड नहीं सकते। कर सकते, करेक्ट। तो जब पुर्तगाल ने ये स्टेटस बना ही दिया कि जी। ये पुर्तगाल ही है, पुर्तगाल ही है, बिल्कुल हमने कॉलोनी नहीं नहीं बनाई बनाई। है, हाँ, हाँ, तो इसमें ये एक तरह का इंटरनेशनल मामला बन जाता है बन और जाता है। नेटो भी शामिल था। शामिल और तब तो नेटो सेंटोर मतलब ये तो बहुत पावरफुल थे कोशिश यही थी और हिंदुस्तान की दूर रहने इनके की। खिलाफ जाने का हमारा सही उस समय ना तो शक्ति थी, ना हमारी इच्छा थी, ना हमारे लिए सही था वो करना। सही। तो मतलब इसलिए नेहरू और पटेल कम से कम दोनों इस मामले से दूरी बनाए दूर रखी रहे। उन्होंने। जी। ठीक है, मगर ये जो कहानी है खासकर गोवा की तो हमें पता चल जाती है, दादरा नगर हवेली की जो कहानी है, जी जैसा आपने कहा कि ये पहली किताब है जिसमें जी सबके अपने अपने जो पक्ष हैं वो आ गए बिल्कुल, आ हैं। गए। ये कहानी किसी ने कभी कही नहीं, जी आपको कहाँ मिली? हाँ हाँ मेरे ख्याल से कोई वहां ऊपर बैठा था जो चाहता था कि मुझे ये कहानी मिले और इतनी सीरीज हुई, वाकई होते गए एक के बाद एक, जिसके कारण इस कहानी की अलग अलग परतें मेरे सामने खुलती गईं। तो इसकी जो शुरुआत थी वो मैं हर बार मैं बड़ी खुशी से बताता हूँ, क्योंकि एक बहुत अजीब तरीका है जिससे कहानी मेरे सामने आई है, विच इज़ कि मैं ट्रेन में अपनी पहली पुस्तक जो है, इससे पहले की जो पुस्तक थी इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम, उसके बारे में कुछ रिसर्च करने के लिए नासिक जा रहा था। एक और किताब है कुलकर्णी साहब की और वो किताब कई भाषाओं में अनुदित है। इनफैक्ट उस पर अभी हमें पता चला वेब सीरीज भी बन चुकी है। बन चुकी है। कभी उस पर भी बात करेंगे। पक्का। हाँ, फिर तो वो मैं जा रहा था, तो मुझे वैसे मतलब ट्रेनों में जाना अच्छा लगता है, मुझे हवाई जहाज में जाना अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है एक ट्यूब सी लेके उसके अंदर आपको ठूस दिया गया जबरदस्ती, आप वहाँ चौड़े होकर बैठ सकते हैं ट्रेन में, मजे से खाते पीते हैं, वो ऑयली कटलेट्स खाते हैं, बड़ा मजा आता है खाने में उनको। तो वो करते, हम देख रहे थे कि सामने मैं और मेरी पत्नी इस तरफ बैठे थे AC 2 टायर कंपार्टमेंट में, सामने की तरफ एक वृद्ध बैठे थे, उनका बेटा था साथ में, तो मराठी बोल रहे थे, मैं भी मराठी हूँ, तो हमने मराठी में पूछा कहाँ है क्या है, तो उन्होंने सोने के लिए जगह मांगी, तो मैंने उनको अपना बर्थ दे के मैं वहाँ जाके बैठ गया। तो उनके बेटे से मैंने पूछा कि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, तो बोले हम पापा स्वतंत्रता सेनानी है। तो मैंने बोला गांधी जी के साथ थे, तो बड़े गुस्से से बोले अरे नहीं गांधी नहीं, मेरे पिताजी ने तो बंदूक उठाई थी। तो मैंने बोला कि फिर मतलब भगत सिंह के साथ हो ऐसा तो लगता नहीं, ज़्यादा पुराना हो गया। मतलब आज़ाद हिंद फौज में रहे हो ऐसा भी मुझे वो टाइमलाइन मैच नहीं कर रही, मेरे साथ बैठे हैं ये, तो कहाँ थे, मतलब चिटागोंग अपराइजिंग में थे कि नेवी में थे और नेवल अपराइजिंग में 48 में रहे, कहाँ रहे? तब उन्होंने कहा कि वो दादरा नगर हवेली के संग्राम में शामिल हुए थे। तो मैं वही सवाल जो हर सवाल हर कोई पूछता है, वहां से मैंने शुरुआत की, दादरा नगर हवेली है कहाँ भैया, और उसका संग्राम हुआ कब? तो वो फिर उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई। ये वहां आपको वहां पर मुझे कहानी, मतलब कहानी का एक हिस्सा पता चला, मतलब जो पूना, इसमें 3 स्टेक होल्डर्स हैं, पूना के लोग हैं RSS वाले, कुछ आजाद गोमांतक दल के हैं जो गोवा कांग्रेस से टूट के बने हैं, और तीसरे कम्युनिस्ट हैं जो गोदावरी भाई परुलेकर के अंडर थे, कुछ सोशलिस्ट राम मनोहर लोहिया जी से इन्फ्लुएंस भी थे जो कम्युनिस्टों के साथ मिल गए थे, पर वो बाद का हिस्सा, तीन हिस्से जब थे। लोहिया खुद गए और गोवा के स्वतंत्र संग्राम में भी उन्होंने हिस्सा लिया, तो कुछ लोग उनसे इन्फ्लुएंस है और फिर वो कम्युनिस्टों के साथ। कम्युनिस्ट कहाँ है यहाँ? कम्युनिस्ट गोदावरी बाई परुलेकर थी जो वर्ली ट्राइबल्स के साथ इवन इंडिपेंडेंस से पहले से बहुत काम कर रही थी। अच्छा, इसलिए वो उनका हिस्सा हुआ। मुझे जो इसमें पता चला वो पूना वालों के लोग का हिस्सा पता चला, ट्रेन में सावरकर बंधुओं वाला, बाबा सावरकर से जो लोग इन्फ्लुएंस थे, तो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि इसमें बाबा साहेब पुरंदरे भी थे, इसमें सुधीर फड़के भी थे। तो ये नाम हर मराठी जानता है अच्छी तरह, क्योंकि इतिहासकार हैं बाबा साहेब पुरंदरे, पद्म विभूषण भी उनको सम्मानित किया गया है, और सुधीर फड़के तो महाराष्ट्र में हर जगह हर घर में पहुंचे हुए हैं संगीतकार। तो इनके नाम सुनकर फिर मुझे और चाव आया कि तो कोई बहुत बड़ी चीज है। तो मैंने उनको कहा कि इस पर किताब लिखेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है आप आइए कभी पुनः बात कीजिए।
अब मैं पुणे गया, उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे टाल दिया, और ये प्रोसेस मेरा 1.5 साल तक चला। मैं जाता गया, बात करता गया, फ़ोन करता गया, हर बार मुझे वो टालते गए। 1.5 साल बाद मुझे उन्होंने कहा कि अब आप आ जाइए, हम आपको कागज़ देते हैं इसके बारे में। तो वो उन्होंने कहा इसलिए कि कहते हैं हम जब ये कहानी सुनाते हैं तो बहुत लोग उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं इसकी किताब बनाएंगे, लेकिन करता कोई कुछ है नहीं। तो वी डिडंट वांट टू सेट आवरसेल्व्स फॉर अनदर डिसअपॉइंटमेंट, इसलिए हमने कहा कि छोड़ो यार, नहीं हो पाएगा। जब आप 1.5 साल पीछे पड़े तो हमको पता चला, तो उन्होंने मुझे अपने कागज़ दिए पुणे के सारे, उनको मैंने स्टडी किया तो मुझे पता चला इसमें गोवा का भी कुछ हिस्सा है। फिर मैंने गोवा में लोगों को ढूंढना शुरू किया, गोवा के कागज़ मिले तो पता चला कि इसमें वर्लीज़ का भी कुछ हिस्सा है, फिर मैंने वर्ली ढूंढने शुरू किए। तो ये पूरा प्रोसेस मेरा 3-3.5 साल चला, जिसके दौरान मैं इतने सब लोगों से मिला। अब गोवा की भी दिलचस्प कहानी अगर आप सुनना चाहें, वो हाँ, एक उसमें जो पुणे के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें एक नाम आया प्रभाकर सिनारी। अब मुझे एक नाम पता है और एक स्टेट पता है कि गोवा में जाना है और प्रभाकर सिनारी ढूंढना है। अब आप कहाँ से ढूंढेंगे, आप आवाज़ लगाते लगाते पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, किसी से रिस्पांस नहीं मिल पाएगा। तो मैंने वहाँ पर जितने मेरे मित्र थे उनको सबको मेल्स करी और व्हाट्सएप मैसेजेस करे कि भाई किसी को पता है क्या, कोई फ्रीडम फाइटर पता हो तो बता दो, मैं वहाँ से आगे पहुँच जाऊँगा। तो उसमें से मेरी एक मित्र ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में गोवा में डाला कि मुझे फ़ोन नंबर्स चाहिए फ्रीडम फाइटर्स के, और जो लिस्ट मेरे पास आई उसमें प्रभाकर सिनारी जी पहली लिस्ट में थे, और वो हयात भी थे और बात करने की पोजीशन में भी थे, क्योंकि इसमें ना करीब जो कुल मिला के फुट सोल्जर्स मिला के जो 100-125 लोग थे, उसमें से जब मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो 16 ही रह गए थे केवल। उसमें से काफ़ी ऐसे थे जो बात ही नहीं कर सकते थे, मतलब डिमेंशिया या कुछ इस तरह की बीमारियों से ग्रसित थे, बात नहीं कर सकते थे। आप सबसे मिले? मैं तो 3 या 4 लोगों से मिला जो प्रोमिनेंट थे इसके अंदर। हाँ, उनसे मिले। तो सिनारी जी मतलब बात करने की पोजीशन में भी थे, और उन्होंने मेरा फ़ोन भी लिया, और बहुत दिन तक फॉलो अप करने के बाद मुझे वो मिले, और मिलके फाइनली उन्होंने अपनी कहानी वो भी बताई। अपनी तो बात कहने को तैयार थे नहीं वैसे? वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो तो जैसे मैंने पहली बार फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन उठाते ही मुझे कहा, आई डिड माई ड्यूटी टुवर्ड्स माई कंट्री एंड आई हैव नो डिज़ायर टू टॉक अबाउट इट। ऐसे कह के उन्होंने फ़ोन नीचे रख दिया। तो फिर मैं फ़ोन करता रहा जब बार-बार, तो उन्होंने कहा अच्छा नेक्स्ट टाइम यू कम टू गोवा आ जाना। तो जब उन्होंने मुझे शायद एक बुधवार को दोपहर को कहा, मैं बृहस्पतिवार को गोवा पहुंच गया। हाँ, और जाके मैंने उनको फ़ोन किया तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आई टोल्ड यू टू कम टू गोवा एंड कॉल मी। आई सेड आई एम इन गोवा, आई हैव कम। व्हाई हैव यू कम? आपसे मिलने के लिए। बोले कब तक आते रहोगे, मैं नहीं मिलूँ तो? मैंने कहा जब तक आप नहीं मिलेंगे मैं तब तक आता जाता रहूँगा। तब उन्होंने मुझे फाइनली 6ठे दिन घर बुलाया। 6 दिन मैं गोवा में खाली रहा, अच्छा था, छुट्टी बनाई। और लेकिन 6ठे दिन मैं फिर उनके पास घर गया, उनसे मैं गोवा के डॉक्यूमेंट्स लेके आया, जिसमें से मुझे वर्लियों के बारे में पता चला। फिर मैंने सिलवासा में जाके जंगल ढूंढे, और वहाँ से 4 या 5 ऐसे वर्ली मिले जिन्होंने आखिरी संग्राम में भाग लिया था, और उनके मैंने जो टेस्टिमनीज थे वो टेप की। वहाँ के लोकल लोग थे जो ट्राइबल्स थे उनके। और फिर उसके बाद ये कहानी पूरी बन पाई जिसमें सारे एंगल कवर हो गए थे। अच्छा, कहानी पे तो आऊँगा, लेकिन जैसे बहुत सारे लोग, अब तो खैर ये फैशन भी हो गया ये कहना कि हमें तो किसी ने पढ़ाया नहीं किताब में। भाई सब कुछ पढ़ाते तो किताब मोटी भी हो जाती। जी। तो सब कुछ पढ़ाया भी नहीं जा सकता था। जी। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलते पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए। जी। पर मेरा ये इंटरेस्ट है जानने में कि चलिए हमें तो नहीं पढ़ाया, लेकिन क्या गोवा में, दादर नगर हवेली में, वहाँ के जो लोकल स्कूल्स हैं वहाँ पर बताया जाता है, पढ़ाया जाता है? वहाँ बहुत का क्या इंटरेस्टिंग है। जिस दिन ये किताब का लोकार्पण हुआ दिल्ली में, उस समय दादरा नगर हवेली और उस सराउंडिंग एरियाज में सूरत वगैरह के अखबारों ने इसको कवर किया और फोटो छापी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन छापी। तो वहाँ किसी ने इस किताब को ऑर्डर किया और पढ़ा, और शायद तीसरे दिन अमेजोन ने उनको डिलीवर कर दिया था। चौथे दिन सुबह मुझे फ़ोन आया कि मुझे कल रात को ये किताब मिली थी, मैंने पूरी रात जाग के किताब पढ़ी है। मैं वहीं रहता हूँ जहाँ ये संग्राम हुआ था, मैं यहीं पढ़ा हूँ स्कूल से कॉलेज तक, लेकिन मुझे आज तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। आप जानिए कोई नहीं जानता वहाँ पे। तो मैंने एक मिशन बना लिया कि वहाँ के स्कूलों में जा के मैं बच्चों को लेक्चर दूंगा ताकि उनके इसके बारे में पता चले। और मैं 25 तारीख को पहली बार वहाँ जा रहा हूँ, जहाँ मैं 2 स्कूलों में जाके एटलीस्ट 10th 11th 12th इस उम्र के जो बच्चे हैं इनको इस किताब के बारे में बताऊंगा। इसलिए नहीं कि किताब पर से वो लेके पढ़े या ना पढ़े, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि उनका इतिहास क्या है, इस जगह को आज़ाद करने के लिए कौन सी कुर्बानियां लोगों ने दी हैं और कैसे निस्वार्थ भाव से दी हैं, उनका जानना जरूरी है। बिल्कुल। तो अब आते हैं कहानी पर। जी। तो कहानी की शुरुआत अब कब से मानते हैं? क्योंकि खतबदाहट तो काफी पहले से चल रही थी। मैं तो मानता हूँ कि जिस टाइम वास्को ड गामा सबसे पहले भारत में आए तब से कहानी शुरू हुई। पुर्तगालियों के ऑक्यूपेशन की शुरू हुई कहानी, 1400 कुछ में वो आए, उस समय कहानी शुरू हुई। 98-92 जी हाँ, वो था। तो कई बार आए इनफैक्ट, वो तो 3-4 बार आए, लोगों को कम पता है इस बारे में बल्कि भी। उनके जाने, उनके बड़ी अच्छी पहली किताब भी है इस पर। उनके पहली बार मैंने इस पे एक सीरीज भी की, आपको पता है मैं वॉइस ओवर्स करता हूँ, तो दूरदर्शन पे एक स्वराज करके सीरीज आ रही है जिसके अंदर 75 पार्ट्स पे उन्होंने अलग अलग फ्रीडम फाइट्स लिए, तो उसमें मैंने वॉइस ओवर दिया था। तो मैं वास्को ड गामा ही बना था उसके अंदर, तो इसलिए मुझे उसका पता है कि वो टोटल मिला के 3 बार आया था और हर बार
वापस गया, उसके बाद किसी और को भेजा गया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर वो गया, फिर इनको भेजा गया, ऐसे वो आए 2-3 बार। तो तब उन्होंने कैलिकट में अपना पहला फोर्ट बनाया था, सही। और कैलिकट से फिर उसके बाद गोवा एनेक्स किया था, और गोवा से धीरे धीरे ये सारे एरिया लेते गए। इसमें से दादरा नगर हवेली सबसे आखिर में लिया गया, पेशवाओं के साथ एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि वो टाइम था जब एंग्लो मराठा वॉर्स चल रहे थे। पहली एंग्लो मराठा वार मराठों ने जीती, दूसरी एंग्लो मराठा वार में काफी कमजोर हो चुके थे वो, उसमें वो काफी कमजोर हो चुके थे, और उनका इंटरनल स्ट्राइक चल रहा था। राघोबा दादा जो बाजीराव के दूसरे बेटे थे, वो पेशवा पद के लिए दावेदार बन रहे थे, और उधर उन्होंने अपने खुद के भतीजे का मर्डर करवा दिया था। और दूसरा जो कुछ उनकी तरफ से थे, वो पेशवा बन भी गए थे कुछ दिन के लिए, और दूसरी तरफ से जो लोग पहले पेशवा जी के लिए लॉयल थे, उन्होंने उन पेशवा के छोटे बच्चे को गद्दी पे बिठाया, और एक बारभाई करके एक ग्रुप बना 12 भाइयों का, जिन्होंने मिलकर सारा राज कुछ दिनों तक चलाया, जब तक नारायण राव जब तक बड़े नहीं हो गए। तो उस समय मराठे काफी कमजोर हालत में थे, और ये जो राघोबा दादा थे जो क्लेम कर रहे थे थ्रोन को, वो पहले जाके अंग्रेजों से मिल गए थे, और एंग्लो मराठा वॉर में वो फिर वापस आ गए। तो क्योंकि वो बाजीराव के बेटे थे, इसलिए उनकी पूरी इज्जत करते हुए उनको फिर बरी कर दिया गया, और इस समय वो पुर्तगालियों से जाके मिल गए। अच्छा। और पुर्तगालियों ने उनका मोहरे की तरह इस्तेमाल किया कि उन्होंने ये कहा कि अगर आप हमारे साथ ट्रीटी नहीं करेंगे और हमारे साथ नहीं सुलह करेंगे, तो एक तरफ से अंग्रेज अटैक कर रहे हैं, एक तरफ से पुर्तगाली करेंगे, और एक तरफ से राघोबा दादा के साथ जो लॉयलिस्ट है वो करेंगे। तो तीनों तरफ, और उधर निजाम भी तैयार थे। तो ये था कि चारों तरफ से ये मराठे उस समय लड़ने की पोजीशन में नहीं थे, इसलिए इन्होंने पुर्तगालियों के साथ सुलह करी। और सुलह किस बात पे हुई कि एक जहाज था पुर्तगालियों का, संताना, तो वो 1972 में जानोजी धुलप करके एक कमांडर थे मराठों के, उन्होंने उसको लेकर उसको डिस्ट्रॉय किया था। तो 1776 में पुर्तगालियों ने ये क्लेम रखा, हमारे उस जहाज का कॉम्पेंसेशन हमको आज की तारीख में चाहिए। अच्छा। अब वो जहाज तो एक बहाना था, ये तो तरीका था मराठों को नीचे करने का और उनसे वसूली करने का। तो उन्होंने कहा कि उस जहाज की जो वैल्यू थी, उसके बराबर का हमें आप धन दीजिए, उसके बराबर का सोना दीजिए, उसको बनाने के पैसे दीजिए। ये सब कुछ डिसाइड हुआ, और ये जो एग्रीमेंट साइड हुआ, इस एग्रीमेंट के बाद मराठों ने उनको कुछ टीक वुड दिया, कुछ धन भी दिया, और चूंकि बहुत ज्यादा उस समय तिजोरियों में पैसा खुला नहीं था, तो उन्होंने दादरा नगर हवेली के 68 गांव जो है, ये रेवेन्यू कलेक्शन के लिए पुर्तगालियों को दे दिए। अच्छा। उनसे कहा कि यहाँ का जो रेवेन्यू 12,000 रुपए साल का आएगा, उसको आप लेते रहिए, उसको लेकर आप अपनी नुकसान भरपाई कर लीजिए। इस तरह से ये पुर्तगालियों के अंडर चला गया। फिर वहां राजा ऑफ धर्मपुर हुआ करते थे, एक नेटिव स्टेट था, उनसे बाकी 2 या 4 गांव पुर्तगालियों ने खरीद लिए, क्योंकि उनके संबंध उनसे अच्छे थे, और ये 72 गांव का परगना इनके अंडर आ गया। तो एक तरह से देखा जाए तो वहां से कहानी शुरू हुई, पुर्तगालियों के अत्याचार की, वहां के ट्राइबल्स उनके साथ क्रूरता बर्बरता से पेश आने की, ये कहानी मैं वहां से शुरू मानता हूं। लेकिन जहां तक ये इस किताब की कहानी है, आजादी की कहानी है, ये शुरू हुई फरवरी मार्च 1954 में, और खत्म हो गई थी अगस्त 1954 में। इतने 3 या 4 महीने के अंदर ये सारा कुछ हुआ, घटनाक्रम जो हुआ वो, मतलब लोग इकट्ठे भी हुए, इन्होंने गुट भी बनाया, इन्होंने पैसे भी इकट्ठे किए, इन्होंने हथियार भी खरीदे, इन्होंने इंटेलिजेंस गैदर किया, वहाँ जा के उनके थानों के नक्शे बनाए, कहाँ कौन सा थाना है, कौन सा है, वहाँ का लोकल सपोर्ट नेटवर्क बनाया, और उसके बाद हमले भी किए, और इलाके को कौन थे लोग जिनकी उम्र 20, 22, 23, 24 साल थी? जी, छोटे से छोटे 18 साल के थे, बड़े से बड़े शायद 28 साल के। कौन थे, कहाँ रहते थे, क्या हुआ? ये मैं बताता हूँ। ये एक गुट पुना का था, जो आरएसएस के लड़के थे, और शुरू से उनका अखंड भारत में विश्वास था, क्योंकि बाबाराव सावरकर से और सावरकर जी से प्रभावित थे बहुत ज्यादा, तो इसके कारण वो अखंड भारत में विश्वास करते थे। उनमें एक उनके जो नेता थे राजा भाऊ वाकणकर, कबड्डी प्लेयर थे, और बहुत अच्छे कबड्डी प्लेयर थे, कबड्डी के मैच जीतते थे, तो हमेशा आखिर में कहते थे अखंड भारत, और लोग कहते थे होकर रहेगा। तो उनके दिमाग में ये था कि भारत के किसी भी हिस्से में अगर अब तक विदेशियों का राज है, तो हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं कर सकते। तो इसलिए जब नेहरू जी ने ये पार्लियामेंट में बयान दिया कि भाई ये जिम्मेवारी आपकी है कि आप अपने आप को छुड़ाओ, हम नहीं जाएंगे, तब इन लोगों को बहुत गुस्सा आया, बुरा लगा, और इन्होंने सबने एक मीटिंग करके ये डिसाइड किया कि भाई हाँ, अगर सरकार नहीं करेगी तो ये काम हमको करना है। तो ये लड़के थे 8, 9, 10 पुना के ही थे, या पुना के नहीं थे, कुछ मुंबई के थे, कुछ सतारा के थे, पर वो सारे पुना में उस समय रहते थे, और या तो एक ही शाखा में जाते थे, या एक ही तालीम में जाते थे। तालीम में अखाड़ा, एक ही अखाड़े में जाते थे वो लोग। एक तरुण मंडल हुआ करता था वहां पे, उस तरुण मंडल के भी वो लोग सदस्य थे। तो एक तो ये ग्रुप था। पुणे की तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत अखाड़े, ऐसे बहुत प्रोग्राम्स, ऐसी बहुत चीज़ें मिलती हैं जो केवल इसलिए शुरू की गई थी कि एक संगठन बन सके,
और चैनलाइज बाबा राव सावरकर ने भी, विनायक राव सावरकर और सबने विनायक राव किया, सावरकर ने भी, हाँ, वो ऐसे ही धीरे धीरे संगठन बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं आपकी बात से ये समझ पा रहा हूँ उस वक्त का सिनेरियो कि 47 में जब देश बना है जी। और बटा है, जी तो ये लोग आहत रहे होंगे। जी बिल्कुल और जब सरकार की तरफ देखा कि ये दादर नगर हवेली और गोवा को जरा जी जी विलय कर लें, और बिल्कुल सरकार ने जब ये बात कही होगी, नेहरू ने कही होगी, चाहे जी वजह जो हो, जी तो ये जी और आहत हुए होंगे, और तब इन्होंने सोचा होगा अपने घर के पास ये है तो हम करवा लेते हैं। एब्सोल्युटली यही विचारधारा थी। मतलब तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि जियो पॉलिटिकल कंपल्शन जिसे कहते हैं वो है, या कुछ वो उतनी वैश्विक बारीकी में राजनीति, जाने की उतनी बारीकी में बात नहीं ही गए। नहीं थी। वो उत्तेजित हुए कि नहीं नहीं, ये सरकार क्या है, ये तो कुछ करना नहीं चाहती, हम फिर- करेंगे यार। फिर तो इसे कह के वो आगे बढ़े। तो एक गुट ये था, और कुछ लोग ऐसे थे जो गोवा में सशस्त्र क्रांति लाना चाहते थे। वहां पे इन लोगों ने, प्रभाकर सिनारी जी थे, विश्वनाथ लवांदे जी थे, और इनके कुछ लोग थे, प्रभाकर वैद्य थे। ये लोग सब वहां पर इन्होंने कोई ना कोई ऐसी हरकत की थी, जैसे इन्होंने एक बैंक लूटा, एक बार सरकारी ट्रेजरी लूटने की सिनारी कोशिश साहब की। के बारे में जब बात हो ही रही है, जी। थोड़ा सा रोक के उनके बारे में बताइए। कमाल है जो आपने किताब में लिखा। कमाल के इंसान है, कमाल के इंसान है। प्रभाकर सिनारी में मिला हूं तो अब वो 90 से ऊपर के होंगे, लेकिन अभी भी बिल्कुल सीधे बैठते हैं, और सीधे पूरे वो सूट में आए, एकदम टाई वाई लगाए हुए, बिल्कुल बात इस तरह ऐसी ऐसी जोर की आवाज में करते हैं कि बात करेंगे आपको लगेगा नहीं आप 92-95 साल के इंसान के साथ बात कर रहे हैं। तो ये एक लैंडेड फैमिली से थे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि राम मनोहर लोहिया जी के समर्थन में जो एक जुलूस जा रहा था, उसका ये हिस्सा थे। और जब इन्होंने देखा कि लाठियां बरस रही हैं 12-12 साल के बच्चों पे, और सदानंद मडापट उनके टीचर थे, उन टीचर को जब उन्होंने देखा कि पुर्तगाली लातों से मार रहे हैं और लेदर बेल्ट से मार रहे हैं, जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, तो इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे हथियार उठाने हैं। फिर वो आज़ाद गोमांतक दल से आकर मिल गए, और विश्वनाथ लवांदे जी के अंदर शांता दुर्गा मंदिर के बगल में इन्होंने पिस्तौल उठाकर कसम खाई कि हम सशस्त्र क्रांति से गोवा को आज़ाद कराएंगे, और इसमें अगर हमारी जान भी जाए तो हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे। अब सशस्त्र क्रांति करनी है तो शस्त्र लाने चाहिए, शस्त्र लाने हैं तो पैसे लाने हैं, पैसे कहाँ से आएंगे? इसके लिए इन्होंने एक बैंक लूटा, और बैंक लूटने के टाइम एक गार्ड की मृत्यु हो गई वहां पर, जो गार्ड कर रहा था। उसके बाद उन्होंने देखा कि वो, उनकी बदकिस्मती थी कि उस टाइम वो कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो कैश पहले दिन जमा करा चुके थे। हाँ। और उस बैंक की शाखा में सिर्फ चेक्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स ही थे जो इन्हें मिले। तो फिर उन्होंने सरकारी ट्रेजरी लूटी। सरकारी ट्रेजरी में भी इनके बहुत कुछ हाथ में नहीं आया, लेकिन ये सरकार के रडार में आ गए कि कुछ लोग पिस्तौल बंदूक उठाकर हमारे खिलाफ हमला कर रहे हैं। तो ये सब ऐसे लोग थे जिनके ऊपर सशस्त्र क्रांति करने का या रेबेलियन करने का या आतंकवादी होने का आरोप लग चुका था, और उन पे ये फरमान पास हो चुके और थे। वो जेल तोड़ने वाली कहानी, वो बाद में है। तो इनको ये कहा जाए कि इनको पकड़कर हम भेज देंगे वापस। तो ये लोग हिंदुस्तान में आ गए थे, और यहाँ आकर वो इन्हें settle तो हो गए थे। शायद लिस्बन भेज रहे थे 13 लिस्बन साल की भेजने का कैद था, में। या अंगोला भेजते शायद, हाँ। जहाँ पे पीनल सेटलमेंट अंडमान की तरह उनका था, वहां भेजते। लेकिन सिनारी जी अरेस्ट हो गए थे। सिनारी जी अरेस्ट हो गए थे, 2 बार अरेस्ट हुए हैं ये। पहली बार जब अरेस्ट हुए तो उन्होंने किले के ऊपर से 30 मीटर छलांग मारी थी नीचे, ये सोच के कि मैं नीचे छलांग मारूंगा, वहां से भाग जाऊंगा। और लेकिन वो, क्योंकि नीचे ना वो कूड़ा पड़ा होता था, उन्होंने सोचा इस पे लैंड करूंगा, लेकिन वो गलत जगह लैंड की, इंजर हो गए, उनको फिर पकड़ के ले गया, पेड़ ले पर जाया जा गया। गिरे। जी। तो गए, तो फिर इन्होंने सोचा कि हम अब निकलना तो है, तो अस्पताल में एडमिट हो गए। और अस्पताल में एडमिट होके ये और इनके साथ जो कैदी था, वो तो खैर ही वाज अ नॉर्मल क्रिमिनल, तो इन्होंने मिलकर प्लान बनाया। और जो उनको खाना देने के लिए अर्दली आया, इन्होंने उसके नाक पे घुसा मार के इतनी जोर से मारा कि बेहोश हो गया। फिर ये बाहर निकले, और वो जो दूसरा कैदी था वो दूसरी तरफ भागने लगा, और ये चिल्लाने लगे भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। जब तक सारे के सारे पुलिस वाले उनकी तरफ मुड़े, तब तक ये दूसरी तरफ से निकल गए, और बाहर निकले, दीवार फांद के आए। उसके बाद पुलिस को जब पता चला कि खतरनाक कैदी तो ये था जिसको हम पकड़ नहीं पाए, जिसको हम छोड़ दिया, तो पुलिस उनके पीछे भागी। फिर ये जाकर एक नदी में कूद गए, और नदी में कूद के जो कमल की डंठल होती है उसमें से पानी के नीचे रह के सांस लेते रहे, जब तक वो पूरे वहां से निकल नहीं गए। और फिर उल्टी डायरेक्शन में गए, इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द प्रिजन की तरफ गए, और वहां बाहर निकले। और वहां से निकल के वो जंगल में से चलते चलते कहीं एक जगह पहुंचे जहां उनके कोई रिश्तेदार थे, उनसे उन्होंने कपड़े लिए, फिर बॉर्डर पर आकर 3 दिन तक रुके, और फिर उसके बाद क्रॉस करके वो हिंदुस्तान में आए। और ये बाद में पुलिस फोर्स में गए, जी हाँ, बाद में ये IPS हुए, आईजी बने। IG बने जी, क्या IG बने। कमाल की और पर्टिकुलरली जब पंजाब में वायलेंस चल रहा था, हाँ। उस टाइम ये जूलियो रिबेरो जी के साथ इन्होंने बहुत काम किया, बाद में बहुत काम किया उन्होंने जी। तो ये प्रभाकर सिनारी जी की कहानी। तो इनका ग्रुप था ये आज़ाद गोमांतक दल का। और तीसरे ग्रुप लोकल वर्ली थे, जिनको गोदावरी भाई पारोलेकर जी ने ऑर्गेनाइज किया था। एक कम्युनिस्ट नेता थी वहाँ, CPI की कार्ड होल्डिंग मेंबर थी। तो ये 3 गुट थे सारे के सारे, ये लोग थे। और किसी की भी उम्र ज्यादा नहीं थी, सब लोग 21, 22, 23, 24 इसी उम्र के थे। विश्वनाथ लवांदे जी शायद उस समय 28, 30 के रहे होंगे, जो आज़ाद गोमांतक दल के प्रमुख थे। बाकी सारे के सारे कम उम्र के बच्चे से थे, लड़के ही थे देखा जाए। मतलब पीछे एक पॉडकास्ट में किसी ने कहा, इसका मतलब मैं तो 28 साल का हूँ, ये मेरे से भी छोटे थे तो थे। इनफैक्ट आप भगत सिंह की उम्र देखिए, चंद्रशेखर आजाद
और जो भगवती चरण उसमें सबसे बड़ी उम्र के थे वो 27-28 साल के 28 थे। साल के थे, बिल्कुल। बाकी सब 21, 22, 22 23 ऐसे इसी थे, उम्र के बिल्कुल लोग बिल्कुल थे। बिल्कुल। शायद वो उम्र होती है जब आप आदर्श के लिए अपना जीवन भी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे ख्याल से जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हम कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं जो हमें करनी चाहिए। शायद हाँ, ये ऐसा कुछ काम होगा। जो है वो कम उम्र में ही संभव भी संभव रहता है, है। बाद में तो आप 50 बातें सोचने लगते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये जो 20-22 लड़के थे, हुँ। जो उस वक़्त पुणे में थे, जी। पूना और बेलगाँव में आज़ाद गोमांतक दल के लड़के थे। वहाँ पे, जी। तो कैसे ये फिर आए दादर नगर हवेली में? कहाँ से हथियारों का इंतज़ाम हुआ? पैसा कहाँ से आया? क्योंकि प्लान तो कुछ किया होगा, हमला करने से पहले। बिल्कुल, बिल्कुल। प्लान तो ये था हमला करेंगे जी। और छुड़ा लेंगे। एक्चुअली हमला तो 11 दिन ही हुआ, हुँ। बाकी तो प्लानिंग ही थी सारी। हुँ। तो जनवरी से शुरू हुई थी प्लानिंग और ये जब 1 या 2 अगस्त को जब सिलवासा आज़ाद हुआ, मतलब रात में, उसके टाइम में, तो तब तक मुश्किल से 3 दिन इनको लगे थे वहाँ तक पहुँचने में। हुँ। बाकी का सारा टाइम तो हम मतलब प्लानिंग में ही चला गया था। उसमें से जो मेरी सबसे इंटरेस्टिंग हुँ। कहानी है, हुँ। जिस कहानी को सुनकर लोग कहते हैं अच्छा ये भी था, वो तो आपने पहले ही सुना दी, लता जी वाली। तो इसलिए मेरे पास उसमें सुनाने के लिए तो कुछ है नहीं। हुँ। लेकिन हाँ, लता जी ने और रफ़ी साहब ने उसमें पैसा किया था। एक सी रामचंद्र जी का ऑर्केस्ट्रा था उसमें, लता जी का और रफ़ी साहब का प्रोग्राम हुआ था और उस कार्यक्रम से जो पैसे मिले थे उन पैसों से और इन्होंने इन वो किया। दोनों ही गायकों को, जी, हमारे यहाँ के सबसे महान गायक रहे, बिल्कुल रहे हैं। इन्हें मालूम था कि ये पैसा इस काम में लगेगा। ये उन्हें बताया गया था, लता जी को भी बताया गया था कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं, बल्कि उसी लिए वो भावनात्मक रूप से जुड़ी उसके साथ, क्योंकि उनका जो मंगेश का टेम्पल है, मंगेशी गांव में उनके, वहां पर पुर्तगालियों का आधिपत्य था और वो लोगों के आने जाने पर भी टोक लगा रहे थे। हुँ। तो लता जी ने उस समय यही कहा कि अगर मैं आपकी मदद करती हूँ तो एक तरह से मैं मेरे प्रभु मंगेश की सेवा कर रही हूँ, इसलिए मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन आप रफ़ी जी को भी बुला लीजिए। रफ़ी जी की भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर वो भी रफ़ी जी की स्टोरी है कि जब ये लोग लता जी के कहने पर उनके पास गए और उन्हें बताने लगे, तो एक तो उस समय लता जी के और रफ़ी जी के संबंध बहुत अच्छे थे, बाद में कुछ थोड़ा वितुष्ट हुआ था, उस समय तो संबंध बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने कहा लता जी ने बोला है तो मुझे जाना ही है, लेकिन आपकी बात से भी मैं पूरी तरह सहमत हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब उन्होंने जाने के लिए मान्य हो गए वो, तो इनमें से एक वॉलंटियर उठकर जाने लगे, तो रफ़ी साहब ने उनको वापस बुलाया, तो पूछा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा जी मैं आपकी मुंबई पुणे की टिकट करवाने जा रहा हूँ। तो रफ़ी जी ने उनसे बुलाकर कहा कि देश जितना आपका है उतना मेरा भी है, अगर आप देश के लिए जान लगा सकते हैं तो मैं क्या एक टिकट नहीं लगा सकता? देखिए कितनी बड़ी बात है, बात बहुत छोटी है लेकिन बात कितनी बड़ी है। पर मैं लोग कैसे चाहूँगा मान के आप चलते हैं। लता वाली भी कहानी सुना दें, वो तो अच्छा। मैंने सुनाई थी। अच्छा अच्छा, मैं मेरे तरीके से कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें आपने नहीं कवर की वो मैं सुनाऊँ। नहीं, ढंग से सुना दीजिए, फिर हमें चंक भी काटने पड़ते हैं ना, पूरा कैसे आएगा? जी जी जी। तो लता जी की कहानी ये है कि इन लोगों ने जब ये एकत्रित हुए पुणे के बच्चे और इन्होंने सोचा कि हम लोग हमला करेंगे, अब हमला करना है, सशस्त्र क्रांति है, शस्त्र चाहिए, पैसे चाहिए, पूरी मुहिम के लिए पैसे चाहिए, लोगों को ले जाने के लिए चाहिए, वहाँ का इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए चाहिए, तो ये कहाँ से आए? तो इन्होंने लोकली अपने रिश्तेदारों से कोशिश की, अपने जानने वालों से कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई इतना समृद्ध नहीं था कि कुछ पैसे निकाल के दे सकता। ये बहुत ज़्यादा पब्लिक में नहीं जा सकते थे क्योंकि फिर इनके हमले की प्लानिंग बाहर निकल जाती और सरकार रोक लगा देती। इन्होंने कुछ लोकल लोगों से जो एक गोवा विमोचन समिति चलाते थे उनसे भी कोशिश की कि इन लोगों से मिले। एक जयंतराव टिळक हुआ करते थे, लोकमान्य टिळक जी के ही पोते थे वो, उनसे भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया देने से, उनकी संस्था ने रिफ्यूज कर दिया। तो एज अ लास्ट रिसोर्ट ये सोच के कि अब क्या करें, ये जब मीटिंग इनकी चल रही थी तो सुधीर फड़के जी ने बोला कि मैंने लता दीदी के साथ 2-3 गाने रिकॉर्ड किए, आइए उनसे बात करते हैं। ये सोचकर ये लोग लता जी के पास गए कि वो थोड़ा पैसे वाली हैं। हाँ, और मेरा उनसे जान पहचान है। हाँ, थोड़ा तो जब बहुत सबने कुछ ना दे कर दी देंगे। तो एक बार वहां भी पूछ लेते हैं, अगर बात बन गई तो वहां से कुछ ले आएंगे, वरना फिर देखते हैं क्या करना है। प्लान तो अपने को छोड़ना नहीं है, तो करेंगे क्या? तो यहाँ तो बैंक नहीं लूटा जा सकता, ऐसा तो कुछ करेंगे नहीं, अपना देश है ये, तो क्या करेंगे? तो इसीलिए वो लता जी के पास पहुंचे और लता जी के पास पहुंच के उन्होंने सारी कहानी सुनाई। और जो मुझे इन लोगों ने, बाबा साहब पुरंदरे जी ने वगैरह बताया, वो कहा कि पूरी में लता जी सिर्फ बैठी रही, कोई एक्सप्रेशन दिए बगैर, बिल्कुल शांत बैठी थी, बिल्कुल निष्क्रिय भाव से सुन रही थी। तो जब इनकी कहानी खत्म हो गई तो इनको लगा यहाँ भी कुछ होने वाला नहीं है, तो उठ के जाने लगे, तो उन्होंने देखा लता जी की आंख से आंसू आ रहे थे और तब उन्होंने ये कहा कि मैं अपने मंगेश की सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपकी मदद करूंगी और आप रफ़ी जी के पास भी जाइए और मेरा नाम लीजिए और वो हम आपके साथ आएंगे और वो यहाँ आके और प्रोग्राम करेंगे। उस कार्यक्रम से जो भी पैसा मिलेगा वो आप ले लीजिएगा, डायरेक्ट पैसा मैं नहीं आपको दे सकती क्योंकि वो इलीगल एक्टिविटी हो जाएगी, मुझे पता है आपको किस लिए चाहिए, लेकिन अगर मैं एक फ्री में कोई कार्यक्रम करती हूँ तो वो मेरे पे बात नहीं आती, मैं कार्यक्रम कर रही हूँ, आप उसका पैसा ले लीजिए। तो ये इसके टिकट बिके, यहाँ तक थी कि जब वो वहाँ पहुंचे तो
इस बात में तो तैयार हो गए लता मंगेशकर जी का कार्यक्रम करना है। अब लता मंगेशकर जी का कार्यक्रम करना आसान काम है क्या? मतलब उसके लिए वेन्यू भी चाहिए, उसके लिए टेंट चाहिए, कुर्सियाँ चाहिए, माइक चाहिए, म्यूजिक चाहिए, कहाँ से आएगा सारा? पब्लिसिटी चाहिए। तो ये जहाँ गए जिस जिस डेक्कन क्लब में जहाँ पे इनका कार्यक्रम फाइनली हुआ जहाँ, तो वहाँ इत्तेफाकन उस टाइम पृथ्वी थिएटर का थिएटर फेस्टिवल चल रहा था और जिन्होंने टेंट लगाए थे वो इनके आप्त थे। और उस समय 2 दिन के लिए जो दिन ये ढूंढ रहे थे उन्हीं दिनों में किसी नाटक कंपनी ने अपना आना कैंसिल कर दिया था, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां था। तो वो जो थे उन्होंने ये कहा, उनके जो मित्र थे जांजले, वसंत जांजले उनका नाम था, जिन्होंने टेंट लगाए थे, इन्होंने कहा मैं पृथ्वी थिएटर में बात कर सकता हूँ, अगर लता जी का नाम होगा तो वो लोग मना नहीं करेंगे। तो लता जी के नाम से वहां वो वेन्यू मिल गया, बना बनाया, उसमें म्यूजिक, स्टेज, सब कुछ अरेंजमेंट्स थे। और पब्लिसिटी के लिए इनके पास चूंकि बिल्कुल पैसे नहीं थे तो इसलिए ये लोग सफेदी लेकर और रोड पे जाके लिखा इन्होंने, इस दिन कार्यक्रम हो रहा है, आके टिकट ले जाइए। लेकिन इतना बड़ा नाम था लता जी का, रफ़ी जी का, कोई सारी टिकटें बिक गई। और जब पहली बार तो लता जी का एक्सीडेंट हुआ तो प्रोग्राम हुआ नहीं, और दूसरी बार जब प्रोग्राम हुआ तब भी थोड़े से कम लोग आए, लेकिन फिर भी हाउसफुल था। और उन पैसों से इन्होंने हथियार ढूंढने का प्रोसेस चालू किया। और फिर हथियार कहाँ से मिले? हथियारों के उस समय 2 सोर्स थे। देखिए, भारत में मिलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आप एक इलीगल एक्टिविटी के लिए, जो गैर कानूनी है उसके लिए आप उसको ले रहे हैं, तो या तो गोवा से लाए जा सकते थे या हैदराबाद से लाए जा सकते थे। गोवा में दिक्कत ये थी कि गोवा में हथियार ब्लैक में मिलते थे लेकिन महंगे थे, और दूसरा उनको एक इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके लाना पड़ता, तो रिस्क उसमें ज़्यादा था लाने का। तो इन्होंने इसलिए हैदराबाद की तरफ मुड़े। अब हैदराबाद में क्यों थे हथियार, इसका भी पूरा एक चैप्टर किताब में है, विच इज़ कि जब हैदराबाद भारत में विलीन होना था तो भारत की फौज ने उसको पूरी तरफ से घेर रखा था, और उस समय हैदराबाद की सेना के पास बिल्कुल हथियार नहीं थे। हथियार इसलिए नहीं थे, वर्ल्ड वॉर 2 में गए थे लड़ने, और वहां अंग्रेजों ने इनके सारे हथियार रख के इनकी फौज को वापस कर दिया और बोला कि तुम वापस जाओ, इंडिया में तुम्हें मिल जाएंगे, और इंडिया में आके कुछ था ही नहीं। तो इन्होंने बनाने की भी कोशिश की, उनसे नहीं हो पाया। अब लड़ाई लड़े तो कैसे लड़े? तो इसमें एक सिडनी कॉटन करके एक स्मगलर समझ लीजिए, स्वाश बकलिंग एजेंट समझ लीजिए, कुछ समझ लीजिए उनको, एक बड़ा अच्छा नाम था इन क्या बोलते हैं, इन सर्कल्स में बहुत नाम था, स्मगलिंग भी करते थे, वो बहुत बहादुर भी माने जाते थे। वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने जर्मनी में जाके अपना प्लेन लैंड किया था, और जर्मन जनरल्स के साथ दोस्ती करके अपने प्लेन में उनको दिखाते थे जर्मनी ऊपर से कैसा दिखता है, और साथ साथ में पूरे एरिया की फोटोग्राफी करके और MI5 को लाके देते थे। इस तरह का इंसान था ये कहा जाता है कि जेम्स बॉन्ड को जो है इयान फ्लेमिंग ने इन पे बेस किया था। तो ही वाज हम स्मगलर कहना बहुत एक छोटा वर्ड होगा, ही वाज रियली अ वेरी ब्रेव हार्ट, एक बड़े इस तरह से जीने वाले इंसान। हाँ, मतलब वो स्मगलिंग भी करते थे, सब बराबर था उनके लिए तो बस उसमें कोई ना कोई एडवेंचर होना चाहिए। सही। तो वो इनसे मिले, तो हैदराबाद के नवाब ने इनकी मदद ली और इनसे उन्होंने कहा कि मैं ऑर्डर कर देता हूँ, कराची तक आ जाएंगे वो वेपन्स, और कराची से आपको एयरलिफ्ट करके लाने। तो इन्होंने 10 एयरक्राफ्ट हायर किए, जो उस समय के इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से ज्यादा मॉडर्न थे, ताकि वो अगर इंटरफेरेंस भी हो तो वो उनको पकड़ ना पाए, और वहां से उन्होंने स्मगल करके इनकी फौज को लाके दिए। तो वो हथियार रजाकारों को मिलने रजाकारों को भी मिले और फौज को भी मिले, और जब तब तो कासिम रिजवी रजाकारों के मुख्य हुआ करते थे। उनको ये था कि मैं तो 5 लाख रजाकार खड़े कर दूंगा, भारत की फौज कितने लोगों को मारेगी। लेकिन जब फौज घुसी तो सारे रजाकार अपने अपने हथियार डालकर भाग गए। सही भाग गए, क्योंकि वो ट्रेन सोल्जर नहीं थे, उनकी गलती नहीं है। एक मार्च करना, सिर्फ बंदूक उठा के रातों आपने भर्ती करके उनको कह दिया आज से तू यूनिफॉर्म में आ गया, तू सैनिक है, तो वो नहीं हो सकता ना, उनकी भी गलती नहीं है। तो कुछ रजाकारों के अधिकतर हथियार तो भारतीय फौज ने ले लिए, और जो बचे थे वो लोगों ने जाके अपने अपने गाँव में छुपा दिए, और वो ब्लैक मार्केट थी जिसके अंदर आपको हथियार इन लोगों को तक आ गए। तो मतलब जो भारत के विरुद्ध लड़ने के लिए हथियार प्रोक्योर हुए थे वो भारत के काम आए। लेकिन ये जो लोग थे, ये जो लड़के थे, ये तो हथियार चलाना जानते ही नहीं थे। बिल्कुल। तो फिर क्या कहानी हुई, कैसे चलाओगे? क्योंकि जैसे रजाकार खड़े किए थे, ये बेचारे भी तो रातों रात खड़े हुए थे। इनमें 8 या 9 लड़के थे जिन्होंने कभी एनसीसी में बंदूक चलाई थी या पिस्तौल चलाई थी। एक इनमें शांताराम वैद्य थे, बहुत अच्छे मार्क्समैन माने जाते थे एनसीसी में, तो उनका भी काफी बड़ा योगदान रहा बाद में। तो 8 या 9 लोग थे जिनको आता था। फिर वहाँ एक मेजर कुलकर्णी थे, एक्स आर्मी के थे, उन्होंने इनको कोल्हापुर के पास एक जगह थी जहां पर जाके थोड़ा सा बेसिक ट्रेनिंग दिया बंदूक पिस्तौल चलाने। इन 10-20 लोगों को? हाँ, इनमें से तो 8-9 ही थे जिनके पास थे। वैसे भी 5 राइफल और 3 पिस्टल थी, 8 से ज्यादा तो करते भी क्या लेके, लेकिन कुछ 12-14 उसके बाद हो गए थे टोटल मिला के, ताकि जब इन्होंने हमले करने शुरू किए चौकियों पे, तो वहां से जो राइफल ले ली तो वो भी इनके काम आई, वो भी इनकी लूट ली। और मकसद भी ये था कि पहले छोटे छोटे थाने लेंगे जहाँ पे 7, 8, 6, 9 पुलिस वाले होंगे, उनको हम 15-20 जने तो ओवर पावर कर ही लेंगे, और उनके हथियार लेके फिर और लोगों को बढ़ाएंगे और फिर मेन सिलवासा पे हमला करेंगे, ये विचार था। लेकिन जब फिर भी फाइनल जब हुआ तो पिस्तौलें बंदूकें तो आ गई 20, 22, 25,
लेकिन उतने ही चलाने वाले थे, 12-14 से ज़्यादा चलाने वाले नहीं हो पाए इनके पास। बाकी सारे तो कोई तलवार, कोई बर्छी, कोई लाठी कोई कुछ भी नहीं, ऐसे लोग सारे आ गए थे लड़ने के लिए। अल्टीमेटली जो लड़ाई हुई फाइनल में उसमें, तो इन्होंने थोड़ी सी ट्रेनिंग ली, लेकिन ये जो हथियार लाए वहाँ से, उसकी भी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब वो पहली बार ला रहे थे तो वो पेटियों में भर के वो पिस्टल्स ला रहे थे और एम्यूनिशन ला रहे थे। तो जब उन्होंने हैदराबाद से पुणे से ट्रेन से आए और ट्रेन से उन्होंने उतारी तो उनको पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस वाले ने उनको रोक के कहा इसमें दिखाओ क्या है। तो वो कहने लगे कि नहीं ये तो घर का सामान है, ये है वो है। पुलिस वाला समझ गया कुछ तो इलीगल है, लेकिन उसको लगा इसमें अफीम है, क्योंकि तब हैदराबाद से अफीम के स्मगलिंग होती थी। तो उसने कहा कि आप खोल के दिखाइए। तो इन्होंने उसको 400 रुपये में पटा लिया कि 400 रुपये ले ले, मत देखना। अब मान तो हो गया, लेकिन 400 रुपये कहाँ से आए, पैसे ही नहीं है। तो उसको बोला कि हम चाय पीते, हमारे में से एक जना जाके और वहाँ से ले आएगा। तो उसको चाय पिलाने वो रेस्टोरेंट में चले गए और बाहर जो एक जना पैसे लेने जाने वाला था वो पेटी उठा के भाग गया बस। तो जब ये लोग चाय पी के बाहर आए तो देखा पेटी भी नहीं, तो इन्होंने शोर मचा दिया, देखो पुलिस वाला हमें तंग कर रहा है। तो वो बेचारे ने भी गिव अप कर लिया कि मैं हार गया अब। लेकिन उससे इनको इतना झटका लगा कि उन्होंने सोचा आगे से हम ऐसे नहीं लाएंगे। तो उन्होंने वहीं पे पिस्टल्स और राइफल्स को डिसअसेंबल करना शुरू किया। अच्छा। हत्था अलग, बैरल अलग, ये सब अलग करना शुरू किया और वो अलग अलग जगहों से, अलग अलग डायरेक्शन से वो लेके आते थे। तो हैदराबाद से अलग अलग करके लाते थे? तीन डायरेक्शन से अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा लाते थे और उसको कोल्हापुर में आके जोड़ते थे उसको। और एम्यूनिशन जो लाते थे उसकी भी कहानी है। एम्यूनिशन लाते थे वो ऐसे थैलियों में भर के लाते थे, और थैलियों में भर के लाते थे तो इनके घर के बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में इनको लेने आते थे स्टेशन पे, और फिर उनको थोड़ी थोड़ी गोलियां दी जाती थी जो जेब में भर के वो बच्चे बाहर लेके जाते थे और बाहर जाके फिर वो पेटियों में डाल के और अपने पास ले जाते थे। मतलब इतना ज्यादा इसमें प्लानिंग इन्वॉल्व था शस्त्रों को लाने के लिए, इतना रिस्क लिया गया और इसको सीक्रेट रखा गया। सबसे बड़ी बात कि इतना सब कुछ करके वो इस बात की खबर भी भारतीय सरकार को नहीं लगी कि ऐसा कुछ होने वाला है। सही है। तो ये जो 20-22 लोग थे, जो भी थे 15-20 थे, इन्होंने ट्रेनिंग ले ली, हथियार इकट्ठे कर लिए, सब हो गया। बिल्कुल। मगर अब वो लोग जो उधर थे, कम्युनिस्ट थे, जो आप कह रहे हैं, इसके अलावा वहां पर गोमांतक दल वाले लोग थे, जी। फिर इनका कोऑर्डिनेशन कैसे हुआ? बात कैसे हुई कि चलो मिलके करते हैं, या मिलके नहीं किया था? इन्होंने मिलके नहीं किया, कम्युनिस्टों ने अलग से किया, वो एक तरफ से घुसे और ये लोग दूसरी तरफ से घुसे। बट प्लान था इनका, आपस में कोऑर्डिनेशन प्लान नहीं था, बल्कि इनकी आपस में राइवलरी थी कि वो कह रहे थे कि हम आजाद कराएंगे, वो कह रहे थे हम आजाद कराएंगे। तो इस राइवलरी का फायदा इन लोगों को मिला। अच्छा, उन्होंने क्या किया था, जो आजाद गोमांतक दल से जो गोवन पीपल्स पार्टी थी या जो कम्युनिस्ट से जुड़े हुए थे, यूनाइटेड गोवंस नाम से उन्होंने एक संस्था बनाई। अच्छा। जिसमें गोवा के अलग अलग जो छोटे छोटे गुट थे जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखते थे, वो सब यूनाइटेड गोवंस के नाम से उन्होंने अपना एक संगठन बनाया और उस संगठन ने दादरा के 2 गांवों को आजाद कराया। अच्छा। उसके बाद वो संगठन, वो तब तक समाजवादी विचारधारा के थे और चूंकि वो गोवा के थे इसलिए भारत की सरकार ने उनकी मदद भी की। उनको गोवा से और वहां तक आने के लिए एक रेलवे वैगन भी फ्री में प्रोवाइड की गई थी कि इसमें आप आइए, और उनको हर तरह से मदद की गई करने के लिए। बाद में भी उनको प्रोटेक्शन दी गई, क्योंकि फिर दमन के गवर्नर ने बोला मैं तो फौज लेके आ रहा हूं, मैं तो इनको भगा दूंगा यहाँ से। तो भारत सरकार ने इंटरवीन किया, दमन की बॉर्डर पे खंदक खोद दिए गए ताकि वहां से उनके जो हथियार लेकर जो व्हीकल चलेंगे वो वहां से आ ना सके। तो इनडायरेक्टली सपोर्ट किया इन लोगों से। लेकिन बाद में कुछ इन लोगों की उद्दंडता बढ़ गई और उन्होंने भारत सरकार की भी सुनना छोड़ दिया, और कुछ इनके बारे में अच्छी गलत रिपोर्ट्स आने लगी। अब ये तो उस समय का इतिहास ही बता सकता है कौन क्या सही होगा, पर कुछ रिपोर्ट्स आने लगी और ये लोग जाके गोदावरी भाई परोलेकर से मिल गए। गोदावरी बाई तब वर्लियों को ऑर्गेनाइज कर रही थी, भारत की सीमा के अंदर इन्होंने बहुत काम किया था। और इंडिपेंडेंस के बाद जब ये जेल से छूट के आई अपने पति के साथ, तो एक बार ये इन्हें मना किया गया था कि आप थाने जिले में नहीं जाओगी, तड़ी पा रहे हैं आप वहां से। ये गई थी अपने वर्लियों से मिलने, लेकिन जब वो गई तो उनके पीछे पुलिस पड़ गई। तो बचने के लिए वो दादरा नगर हवेली की टेरिटरी में भाग कर गई और वहां उनको वहां के वर्ली दिखाई दिए, उनसे मिले और उनको पता चला कि वहां से इनकी हालत तो और बदतर है। तो इन्होंने उनको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और वहां से भी एक तरफ से वो लोग गांव से अंदर घुसे। लेकिन उसमें हुआ क्या कि वो लोग उन इलाकों में से सिर्फ घुसे थे जहां पे कोई चौकियां नहीं थी। तो वो सिर्फ गांव में जाते थे, झंडा गाड़ते थे और कहते थे आज तुम आजाद हो, आजाद हो। तो इस तरह से उन्होंने 32 गांव आजाद कराए, लेकिन 32 गांव इस प्रोसेस में आजाद कराए। लेकिन ये जब 32 गांव आजाद कराए तो मोरारजी भाई देसाई को, जो उस समय गुजरात महाराष्ट्र का द्विभाषिक स्टेट था, जॉइंट स्टेट था, उनके मुख्यमंत्री थे। एक तो वो मतलब कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी से बिल्कुल भी उनका पड़ता नहीं पड़ता था, वो बिल्कुल कम्युनिस्ट से उनकी ऐसी हुआ करती थी। तो दूसरा उनको ये डर था कि जिस तरह तेलंगाना में हुआ कि तेलंगाना में कम्युनिस्ट थे जो हैदराबाद के खिलाफ लड़ रहे थे और बाद में लड़ाई के दौरान हैदराबाद की सेना के साथ लड़े, बाद में वो उन्हीं हथियारों को लेकर चले गए और तेलंगाना में उन्होंने बहुत साल तक अपना कंट्रोल बनाए रखा। हमें पता है तेलंगाना में नक्सल भी तो बहुत दिन तक प्रॉब्लम रही। तो इनको डर यह था कि अगर इस इलाके में कम्युनिस्ट घुस जाएंगे तो फिर बाद में इनको निकालना मुश्किल हो जाएगा, और अगर इन्होंने खुद को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया तो बाद में हम इनका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो नेहरू जी के विपरीत जाते हुए
इन्होंने उस समय ही आजाद गौमांतक दल और आरएसएस के बच्चों को बुलाया और उनको कहा तुम कुछ करना है तो करो, तुम करो, वो सिलवासा को वो आजाद ना दिला करा, दें इससे आजादी। पहले तुम करो। अच्छा इसीलिए इनको अंदर एंट्री मिली। अच्छा वरना तो उस समय जो महाराष्ट्र की स्पेशल रिजर्व पुलिस थी उसने इस पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर रखा था अच्छा और वो कहीं किसी को ना आने देते थे ना जाने देते थे वहां से। ओके, तो इसमें तो घुसना इम्पॉसिबल था। मुरारजी का हाथ था हराज कि उनका सपोर्ट इन था उसके लोगों के थ्रू आजाद कराते हैं, आजाद अगर करा करा जाए। नहीं है तो जी, जी, कम्युनिस्ट जी, ना जी, करा ले, नहीं कम्युनिस्ट तो ना फिर करा ले। प्रभाव उनका रहेगा। उनका रहेगा ठीक, और फिर ये लोग घुसे, जी। और ये लोग जब घुसे तो इन्होंने मतलब कितने लोगों के साथ थे टोटल, कितने लोग थे जब ये अंदर घुसे लड़ने? अंदर घुसे तो 12-13 थे, बस हाँ 12-13 थे मैक्सिमम। क्या सोच के घुसे कि 12-13 लोग आजाद करा लेंगे? ये तो उनका ये था कि हम पहले एक थाना लेंगे, फिर दूसरा लेंगे, फिर तीसरा लेंगे, हर बार हमारे पास राइफल्स पिस्टल्स बढ़ती जाएंगी, जैसे बढ़ती जाएगी हम लोगों को भर्ती कर लेंगे। एक देखिए एक स्टेज ऐसी आती है ना हर काम में। आप भी सोचिए कि अगर आप यहाँ से अपने घर जाना चाहते हैं गाड़ी में, अगर आप पूरा ट्रैफिक देखेंगे गूगल के ऊपर और फिर प्लान बनाएंगे मैं इस रोड से जाऊंगा उस रोड से जाऊंगा, तो आप 3 दिन तक घर नहीं पहुंचेंगे। तो आखिर एक स्टेज आती है जब आप कहते हैं देखी जाएगी यार, कर लेते हैं, करते हैं, फिर आगे जैसे जैसे परिस्थिति आती जाएगी वैसे और वैसे तो दिखते हुआ जाएंगे। क्या उसके बाद? हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ फिर? उसके बाद वो पहले नरोली में घुसे। पहले तो उन्होंने लोकल इंटेलिजेंस गैदर करी, सबसे बड़ी बात, क्योंकि अगर उनको ये पता था कि हम तो 20-30 ही हैं और वहां तो 300-400 होंगे, तो अब इतने 300-400 से अगर लड़ाई करनी है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सबसे पहले पता करो सबसे कमजोर कहाँ कमजोर है, एरिया कहाँ कमजोर है, चौकी कहाँ है, कौन से रास्ते काटने से सिलवासा कट जाएगा, कौन सी कम्युनिकेशन लाइन काटने सिलवासा से वहाँ की सिलवासा की राजधानी राजधानी तब भी थी। जी। और उनके जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठते थे और जो उनके गवर्नर थे वो दमन में बैठते थे। अच्छा, जो मैंने बताया दमन और दादरा नगर हवेली के बीच 30 में किलोमीटर का 30-35 किलोमीटर का आज भी गुजरात का हिस्सा है, तो वो हिस्सा था। तो इन्होंने देखा कि कैसे दमन से इनका संपर्क टूटेगा। इसके लिए राजाभाऊ वाकणकर जो पूना के नेता थे वो चूड़ी बेचने वाले बन के गए थे, उनके 2 लोग अगरबत्ती बेचने वाले बन के गए थे, वो फिर एक जो सुधीर फड़के जी थी उनकी पत्नी स्टूडेंट बन के गई थी, टूरिस्ट बन के, स्कर्ट पहन के और बाल कटवा के अपने, और वहां पे उन्होंने फोटो खींची थी सिलवासा के मेन चौक की कि कहाँ चौकी है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। ये बाहर का तो इन्होंने पूरा नक्शा बना लिया, लेकिन अंदर का इनको कुछ पता नहीं था। तो 2 लोग भिखारी बन के गए, अरेस्ट हुए, अरेस्ट होकर जेल में बंद हुए, और जेल में बंद होकर उन्होंने चौकी के अंदर का पूरा नक्शा बनाया। तो इन्होंने सारा इकट्ठा किया इन्फॉर्मेशन और फिर हमला बोला। तो कच्चे से शुरू करके धीरे धीरे वहां लिया, फिर उन्होंने पिपरिया लिया। पिपरिया थाना ऐसा था जो एक तरह से सिलवासा का गेट था, कि सिलवासा अगर वो एक पुल था जाने वाला, उस पुल पर जिसका कंट्रोल हो सिलवासा का एक्सेस कंट्रोल कर सकता था। तो इन्होंने 20-22 लोगों ने मिलकर, तब तक 20-22 हो गए थे, इन्होंने वो एक्सेस कंट्रोल किया। अच्छा। और फिर उसके बाद उन्होंने सिलवासा पे हमला किया। तो कहानी ये हुई, इंटरेस्टिंग कहानी जो मैं आपको बता रहा था, कि अब ये तो 20-22 थे और इनके पास एम्यूनिशन भी लिमिटेड थी, कितना फायर करते, कितना डराते लोगों को। जो उन्होंने चौकियों से ली वो भी बहुत थोड़ी थी, क्योंकि वो जो कैप्टन था वो घबरा गया था और उसने चौकियों से सारे सैनिक सिलवासा बुला लिए। अच्छा, आर्म्स एम्यूनिशन के साथ। पुर्तगीज थे? पोर्चुगीज नहीं थे, एक्चुअली लोकल ही थे। कोई दमन के थे, कोई गोवा के थे, कोई लोकल थे। पुर्तगीज बहुत संख्या में नहीं रहे? 3 ही थे सिर्फ, जज, पुलिस चीफ और एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, 3 ही थे, बाकी सारे के सारे पोर्चुगीज सिंपथाइजर थे या पोर्चुगीज इलाके में रहने वाले लोग, उनकी फौज में काम करते थे या पुलिस में काम करते थे, वो थे। अब इनको डराना है तो क्या करें? तो इन्होंने जब सातारा में, कोल्हापुर के पास या उस गांव में प्रैक्टिस करते थे, वहां पे जो जिनकी जमीन थी उनको लोग पूछते थे रात को ये आवाजें कैसे आती हैं, तो बोलते जानवर भगाने के लिए मैं पटाखे चलाता हूँ। तो उन्होंने एक दिन कोशिश की कि कनस्तर लिया और उसमें एक पटाखा डाला दिवाली का, जोर से बम बोला, तो उनको दिमाग में आया कि ये तो पिस्तौल की तरह लग रहा है, बंदूक की फायरिंग की तरह लग रहा है। तो उस समय उन्होंने बहुत सारे पटाखे मंगाए और बहुत सारे कनस्तर लेके आ गए, और वो पिपरिया ब्रिज के पास रहकर उन्होंने कनस्तर में पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए, जिससे इतनी धूम धूम आवाज आई कि उसको लगा कि शायद बहुत बड़ी फौज आ रही है हम पे हमला करने के लिए। तो इसलिए वो विड्रॉ कर गया। वो अपने मेन 175 आदमी लेके, एक पीछे नदी थी दमन गंगा, उसके परले साइड जाके खड़ा हो गया कि सुबह हमला होगा, देखता हूँ क्या है, फिर बाद में मैं आऊंगा। और वहां उसने 75 ही सैनिक छोड़े सिर्फ। अब इनको ये पता नहीं था। जब ये 22-24 अगले दिन सिलवासा पे हमला करने की सोचने लगे, तो इनके कुछ लोग ऑलरेडी वहां पुलिस में नौकरी करते थे, जिनके माध्यम से इनको पता चलता रहता था कि कितनी फौज है, कितने लोग हैं, किस तरह के एम्यूनिशन है। तो इन्होंने सोच लिया कि हम थोड़े लोग मिलकर इन पे हमला तो नहीं कर सकते, इनको हरा तो नहीं सकते, क्योंकि उसने तब तक जो फिदाल्दो वहां पे कैप्टन था, कैप्टन फिदाल्दो जो एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने चौकी के सामने की तरफ रेत की बोरियों के 16-16 फुट के पहाड़ खड़े कर दिए थे, और उसमें छोटी छोटी जगहों में से उनकी बंदूकें बाहर निकल रही थी। तो आप सामने से अटैक करें तो आप पहुंचेंगे उससे पहले भून दिए जाएंगे। उनका अब क्या किया जाए? तो इसीलिए वो राजाभाऊ वाकणकर और अप्पा करमलकर एक उनके थे, ये दोनों पूना गए और वहां जाके रातों रात उन्होंने हॉस्टल्स में गए, अखाड़ों में गए, शाखाओं में गए, बच्चों को बोला कि देश के काम के लिए चलना है, जान जा सकती है, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, वापस आओगे पता नहीं, चलना है क्या? तो 100 बच्चे तैयार हो गए, 100 तैयार हो गए, तुरंत फौजी तैयार की, बहुत चले, और 100 के 100 वहां पहुंच गए। वाह! लेकिन वो 100 करते क्या?
वो कुछ उनको तो आइडिया कुछ भी नहीं नहीं है, है, कुछ जो भी नहीं आता students है करना भाई। क्या है, क्या करना है, उन्हें कुछ भी पता नहीं है, तो करेंगे क्या वो? तो इसीलिए उनको ये पटाखे और कनस्तर दे दिए गए और तुम उनको पटाखे चलाओ। 4 हिस्सों में बांट दिया गया कि चौकी के चारों तरफ 4 25-25 के गुट खड़े हो गए, 20 के, 22 के, 24 के, 25 के, और इनके साथ एक-एक इनका आदमी खड़ा हो गया जिसको पिस्टल चलानी आती थी। और उसकी सिर्फ इंस्ट्रक्शन ये थी, जब मैं हवा में पिस्टल चलाऊं तो तुमने पटाखे फोड़ने हैं, शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय बोलना है और चिल्लाना है जोर-जोर से, और कुछ नहीं करना तुमने, सिर्फ शोर मचाना है। तो अब इनमें से जो 12 लोग बंदूक पिस्तौल चलाना जानते थे, वो थाने के पीछे की तरफ गए और चढ़ के चले गए छत पे, और छत से उन्होंने छत पे जाके एक सफेद रुमाल डाला और सिग्नल का कि अब हम शुरू कर रहे हैं, और उधर से हवा में पिस्तौलें चली और शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय, और धूम धड़ाम शुरू हो गया। तो इस सारी सैनिकों का ध्यान सामने की तरफ था, जो 75 रह गए थे वहां पे। एक तो वैसे वो डरे हुए थे कि अपने अफसर तो भाग गए, हम ही फंसे रह गए, उनका मोरल नीचे था, वही। तो वो आगे की तरफ ध्यान देके थे, और ये 12 के 12 पीछे से इन्होंने छलांगे लगाई छत से फर्स्ट फ्लोर पे, वाह। और फर्स्ट फ्लोर के वरांडे में आए और पीछे से जाके इन सैनिकों पे फायर किया, जो 75 आगे की तरफ मुंह देख के खड़े थे। पीछे के वरांडे में 9 ही थे, जिसमें से एक का हाथ काटा, एक को बर्छी मारी और उनको घायल कर दिया, काबू में कर लिया, और पीछे से घुसे। जब ये पीछे से घुसे तो वहां कोई रेजिस्टेंस का मतलब ही नहीं था, क्योंकि पीछे से इन पे बंदूकें तनी हुई थी और उनकी बंदूकें जो बाहर निकली हुई थी उसमें से छेदों में से, तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो ये 75 के 75 इनको सरेंडर हो गए, हार्डली 2 लोग हताहत हुए उसमें, और वो सरेंडर हो गए। 15-20 लोगों के सामने। हाँ, 75 हथियार बंद 12-13 ही रहे, 12-13 थे, 75 लोगों ने सरेंडर सरेंडर वो किया। सरेंडर इसलिए भी किया कि तब तक जो है ये शोर तो चल ही रहा था, वो लोग डरे हुए थे, सामने से भी आ रहे हैं। और पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा गेट था दीवार के अंदर, इन्होंने गेट खोल दिया, और ये जो सारी सेना थी इनकी, ये पीछे से घुस गई आवाज लगाते हुए। तो एकदम उनको ये फीलिंग हुई कि पता नहीं कितने लोग कहां से आ गए और क्या हो रहा है, तो उन्होंने खटाखट हथियार डाल दिए और सिलवासा काबीज हो गया। ये 1 और 2 अगस्त के बीच की बात है। सिलवासा काबू कर दिया। तो एक तरह से वहां से इनका आजाद शासन शुरू हो गया। लेकिन अभी वो कैप्टन गया नहीं था, वो अभी नदी के पार खड़ा था, बिल्कुल, और उसने देख लिया कि यहाँ फौज नहीं, कुछ नहीं, 10-12 लड़के से हैं, यूनिफॉर्म में नहीं, कुछ नहीं, तो उसको तो लगा था भारतीय फौज आ गई। उसने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, इनको तो कल सुबह जाता हूँ और सबको काट के मैं वापस ले लेता हूँ। तो पूरी रात वो उधर अपने 150 आदमियों के साथ खड़ा रहा, और इधर ये जो 12-14 थे, ये नदी के इस तरफ बगैर खाए पिए पूरी बारिश में खड़े रहे कि इतनी मुश्किल से जीता है, जाने तो देंगे नहीं, चाहे कल सुबह मरना पड़े। हटा कोई अपनी जगह से नहीं। लेकिन अब इनकी किस्मत थी कि इनकी जान बच गई, क्योंकि वहां फ्लैश फ्लड आ गया नदी में, एकदम पीछे से जोर से पानी आया, इतनी बारिश आई कि जिसके कारण नदी एकदम भर के बहने लगी। जब वो भर के बहने लगी तो कैप्टन ने देखा कि अब मैं पार नहीं कर पाऊंगा। वो 3 दिन वहां खड़ा रहा और 3 दिन ये खड़े रहे, पूरी परिस्थिति इन्हीं के पक्ष में थी। तो वो वहां से विड्रॉ हो गया, और उससे पीछे जाके उसने कोई 22, 24, 25 किलोमीटर पीछे जाके खानवेल करके एक जगह थी, वहां स्टैंड लिया। उसने वहां अपना मेन गढ़ बनाया और सोचा कि यहां से मैं अब धीरे धीरे एक एक थाना लेते हुए फिर वापस पहुंचूंगा वहां पे, नदी जब थोड़ी सबसाइड कर जाएगी तो, क्योंकि उसको भी तो अपने सैनिक बारिश में खड़े करने नहीं थे, कब तक खड़े रहते वो। तो वापस विड्रॉ हुए। वह रास्ते में एक डिस्टिलरी थी, वहां इन्होंने खूब दारू वारू लूटी, वहां पे खाना खाया, और उसके बाद वो खानवेल में जाके सेटल हो गए। अब खानवेल ट्राइबल बेल्ट के बिल्कुल पास में है। अच्छा, हाँ, और खानवेल की चौकी उसने इसलिए चुनी कि वो एक पहाड़ पे थी, छोटे से एक हिल पे थी, तो वहां से अगर नीचे से कोई गोली चलाए तो ऊपर नहीं पहुंचती, और ऊपर से गोली नीचे पहुंच सकती थी। तो उसने कहा यहाँ तो मैं बिल्कुल आराम से बैठा हूँ और फोर्टिफाइड जगह बैठा हूँ, ये लोग आएंगे भी तो मैं इनको वैसे ही खत्म कर दूंगा। और तब तक ये जो 100-125 थे, अब इनका कोई फायदा तो था नहीं, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो खत्म हो गया, तो इनको इन्होंने वापस भेज दिया। अच्छा, और नदी के सबसाइड करने का इंतजार किया। नदी के सबसाइड होने के बाद ये तो फिर वही रह गए 20-22, ये फिर वही 20-22 रह गए, जिनमें से भी 5-7 जो है वो सिलवासा को संभालने के लिए वहां रुके। तो 15, 16, 17, 18 इतने लोग बचे। 1 दर्जन लड़के, 1 दर्जन बचे, 1.5 दर्जन होंगे, 2 दर्जन तो किसी हालत में नहीं थे, तो इन 1.5 दर्जनों ने सोचा अब उनको वहां से भगाना पड़ेगा। 175 को 100 से ऊपर से 150, 250 थे, उनको भगाना पड़ेगा। तो अब क्या करें, चलो भाई पीछे चलते हैं, देखते हैं। तो उन्होंने नदी पार करने के लिए लोकल लोगों को पकड़ा, लकड़ी के जो लॉग्स लेके उनको रस्सी से बांध के राफ्ट बनाए, और उन राफ्ट से उन्होंने वो नदी पार की। बल्कि उसमें एक तो ऐसा हुआ था कि एक ने तैर के उधर रस्सी बांधी, और ये लोग पत्थरों के ऊपर पैर रख के और रस्सी को पकड़ के जा रहे थे, जिसमें सुधीर फड़के जी का पैर फिसल गया और वो उल्टे सिर के बल पानी में चले गए, और वो बह के जा रहे थे नदी में, मतलब दमन गंगा में चले जाते वो उस रात को। जबकि 3-4 लोगों ने उनको पकड़ा और उनको खड़ा किया बड़े मुश्किल से, उनके मतलब गमबूट थे पहने हुए, गमबूट में पानी भर गया था, गमबूट उतारे तो वो उनको पार ले जा पाए। मतलब बड़ी मुश्किल से नदी इन्होंने पार की खानवेल जाने के लिए, और वहां से वो खानवेल पहुंचे। जब खानवेल में पहुंचे तो उन्होंने जगह जगह अपनी पोजीशंस ली कि हम यहाँ खड़े हो जाते हैं, इसके इस बिल्डिंग के पीछे, उस जंगल के पीछे, उस पीछे कुक हाउस था, कुक हाउस के पीछे सिनारी जी की पार्टी गई, प्रभाकर वैद्य की पार्टी एक तरफ आई, राजा भाव की पार्टी एक तरफ आई। इन्होंने नीचे से उन पर फायर करना शुरू कर दिया। लेकिन जब 2 दिन तक फायरिंग हुई तो इनकी एक भी गोली उनको नहीं लगी, और उनकी गोलियां सारी इन पे आ रही थी। फिर पहले खिड़कियां खुली थी,
फिर एक गोली एक्सीडेंटली अंदर चली गई, इनसे मरी गए, उनको शोर सुनाई दिया और उसके बाद सारी खिड़कियां बंद हो गई, ऐसे बंद थी और उसके बीच में से राइफल बाहर निकल रही थी। अब इन्होंने सोचा कि इस हालत में तो हम जीत नहीं सकते, तो इसीलिए रातों रात उन्होंने वर्लियों की मदद ली। अच्छा, अब लोकल लोगों की मदद की। उसमें इनके एक नाना भाऊ काजरेकर थे, जो इनके नेताओं में से एक थे, बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी थी उनकी। तो वो गए जेतरूबेन घूम के पास। अब जेतरूबेन घूम उन वर्लियों की एक तरह से वहां की सशक्त नेता थी। अच्छा, आप रानी नहीं कह सकते, लोकल चीफ नहीं कह सकते, लेकिन वो बहुत बड़ी जमींदार थी, वहां की वर्लियों के बीच में थी। और वो खुद एक बहुत दबंग महिला थी, मतलब इतनी दबंग थी कि खानवेल थाने के पुलिस वाले उससे डरते थे कि अगर वो थाने में चली जाए और पुलिस वाला खड़ा ना हो तो ऐसे पैर से मार के उसकी कुर्सी गिराती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी उससे बात करने की, लेकिन उसके पीछे इतनी पब्लिक नहीं थी कि वो खुद ही आजादी के लिए लड़ लेती हाँ। कभी। और दूसरा क्या, जब खानवेल में कैप्टन विड्रॉ कर रहा था ना, तो गोदावरी बाई पारुलेकर के अंडर वर्लियों ने इस पर हमला किया था। अच्छा, रस्ते में हमला किया था एक जगह जहां इनका इंटरमेट स्टॉप हुआ था वहां पे। लेकिन इसने, क्योंकि ये वर्लियों को तो कुछ समझते नहीं थे ना, इन लोगों से तो डर गए, उनको ये समझते थे ये तो घास फूस है, तो वही जिन्हें हम रोज मारते हैं पकड़ के, तो इन्होंने मशीन गन से उन पर फायर किया और वहां बहुत लोग हताहत हुए। उसके कारण वर्लियों का मनोबल टूट गया था। अच्छा। और वो कंप्लीटली जो कम्युनिस्ट जो एक कोर नेतृत्व था, वो जाके एक गांव में चला गया था 10 20 25 50 लोगों के साथ, और बाकी वो कंप्लीटली डिस्बैंड हो गए थे। तो जेतरूबेन घूम और नाना काजरेकर घोड़े पर बैठ के गांव गांव गए रात में और सबको बोला कि एक बार तुम पीछे हट चुके हो, अगर अब की बार तुमने साथ नहीं दिया, एक आखिरी मौका है, इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो जिंदगी भर तुम इनकी गुलामी करोगे। हम तो मर जाएंगे लेकिन तुम गुलाम रहोगे, जब तक तुम्हारे बच्चे भी गुलाम रहेंगे, तुम साथ चलो। तो वो इतना उनका पावर था जेतरूबेन का इन लोगों के ऊपर कि वो गांव गांव से लोग निकल के आए, हर गांव से निकल के आए। किसी ने कट्टा उठाया, किसी ने कोई लाइसेंस पिस्टल थी वो निकाल ली, किसी ने तीर कमान निकाला, ऐसे निकाल के सारे लोग आए और वो 100-125 वर्ली हो गए वहां पे इनके साथ में। बराबरी का मामला हो गया, लेकिन वेपन्स उनके पास ज्यादा थे। हाँ। लेकिन वर्लियों के साथ एडवांटेज था कि वो लोकल रहने वाले थे जंगल के, उनको पता था कि कौन से पेड़ पे चढ़ने से बुलेट अंदर जाएगी, कौन से चर्च के स्पायर से चढ़ने से बुलेट अंदर जाएगी। तो वो जगह जगह उन्होंने इनको जगहें बताई और पासा पलट गया कि पोर्चुगीज नीचे रह गए और ये लोग ऊपर से फायर करने लगे। उनकी गोली ना पहुंचे, इनकी गोली थाने में पहुंच जाए। ये परिस्थिति एक पूरे दिन चली। एक पूरे दिन चलने के बाद दोनों साइडों को रियलाइज हुआ इस पोजीशन को हम हमेशा तक नहीं सस्टेन कर सकते। पुर्तगालियों को लगा हम तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जिस दिन हमारी फायरिंग रुक गई, हमने इन वर्लियों पे इतने अत्याचार किए हुए हैं कि अगर ये अंदर आ गए तो ये हमारी टुकड़े एक एक करके टुकड़ा करेंगे और हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे कहीं। और इनको ये था कि हमारे पीछे नहीं, कोई आगे नहीं, हम 20-22 ही। जिस दिन ये वर्ली अपने गांव वापस चले गए, हम 20-22 करेंगे क्या? और हमारे पास लिमिटेड राइफल, लिमिटेड पिस्टल्स, लिमिटेड एम्युनिशन, लिमिटेड खाना, तो हम करेंगे कैसे आगे? तो इसलिए एक स्टेलमेट हो गया। इस स्टेलमेट में दमन के गवर्नर ने स्पेनिश एम्बेसी के थ्रू भारत में यह कहलवाया कि किसी तरह आप मेरे लोगों को जाने दीजिए, हम ये एरिया आपको सरेंडर कर देते हैं। तो वहां पे एक भगुभाई भंडारी करके लोकल थे। अब ये कहानी किसी को नहीं पता, क्योंकि वर्ली ट्राइब के लोगों ने मुझे बताई, जो एक लोकल स्मगलर थे, वो विस्की वगैरह लाते थे, सोना लाते थे और स्मगल करके लेके जाते थे। तो उनके जो है लोअर लेवल पे वर्लियों से भी कांटेक्ट थे, उनके पुर्तगालियों से भी कांटेक्ट थे, सबसे कांटेक्ट थे। तो भगुभाई भंडारी को एम्बेसडर बनाया गया और वो घोड़े पे सफेद झंडा लेके आए और उन्होंने जाके दोनों साइडों से बात की और दोनों को कहा कि ऐसे चलता रहा तो पुर्तगालियों को बोला तुम मारे जाओगे, हिंदुस्तानियों को, बच्चों को बोला कि तुम लड़ नहीं पाओगे, अल्टीमेटली तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हर नहीं होगा, इससे अच्छा पुर्तगालियों को जाने दो और तुम्हें एक ही दिन में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हल हो जाएगा। तो ये एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत पुर्तगाली विड्रॉ किए 10-11 किलोमीटर और पीछे जाके उन्होंने भारतीय फोर्सेस को सरेंडर कर दिया और पुर्तगाल कंप्लीटली, पुर्तगाली जो है 11 अगस्त 1954 को दादरा नगर हवेली से निष्कासित हो गए। सिर्फ वो अपने पीछे 20-22 लोग छोड़ गए थे कि अगर बाय द वे धोखा हो जाए तो पीछे से कवरिंग फायर हमें देते रहना। अच्छा, कवरिंग फायर देते रहना। तो अगले दिन सवेरे इनको पक्का तो पता नहीं था कि पुर्तगाली सारे चले गए, तो ये थोड़ा सराउंड करके आगे बढ़ के जा रहे थे उसकी तरफ। तो उतने में उनको एक उनका सब इंस्पेक्टर भागता हुआ नजर आया। तो सिनारी जी ने देखा उनको, तो सिनारी जी ने अपनी जान की परवाह नहीं की, पिस्तौल फेंकी और जाके उसको कूद के उसको पकड़ लिया और उसको जमीन पर डाला और उसके कनपट्टी पे पिस्तौल रख के बोला अंदर जितने हैं उनको बाहर निकालो। तो 37-38 जो बच्चे थे वो बाहर निकल के आ गए, वो भी सरेंडर हो गए और पुर्तगाल कंप्लीटली भारत से, दादरा नगर हवेली से पुर्तगाली निष्कासित हो गए 11 अगस्त को। और 15 अगस्त को वहां जश्न मनाया गया और डिक्लेयर किया गया एक बार फिर 15 अगस्त आ चुकी थी। हाँ, 15 अगस्त 54, दिस वाज 15 अगस्त 54। हाँ, एक और 15 अगस्त 47 के बाद 7 साल बाद एक 15 अगस्त इनकी जिंदगी में आई, जब एक बहुत बड़ा एक जुलूस निकला वहां पर और ये डिक्लेयर किया गया कि आज से हम आजाद हैं पूरी तरह से। लेकिन अभी भी आजादी पूरी नहीं थी, क्योंकि कागजों पे साइन नहीं हुए थे। वो जैसे एक दिन के अभी दूत बने थे, ऐसे एक दिन के पीएम भी बने थे। जी जी, कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये भंडारी जी एक दिन के एम्बेसडर बने थे, वैसे ये मुश्किल ये हुई कि अब तो ये पता था कि ये
पुर्तगाल का हिस्सा है, तो कुछ लोगों ने इसको आजाद करा दिया। नाटो वाली कहानी तो वही रही ना। अगर भारत की फौज वहां जाती है तो अब भी नाटो इंटरवीन कर सकता है। बिल्कुल। तो है तो पुर्तगाली वो। है तो पुर्तगाली वो। तो अब क्या करेंगे आप उसके साथ? तो इस समय पुर्तगालियों ने भारत सरकार को अर्जी दी कि दमन से हमारी फौज को इंडियन टेरिटरी में से जाने की इजाजत दी जाए, ताकि हम जाके अपने उस इलाके को जिसे कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स ने कब्जे में ले लिया है, हम वापस ले सके। अच्छा। ये अर्जी दी गई। अच्छा। तो भारत सरकार ने उस अर्जी को रिफ्यूट कर दिया कि नहीं, हम आपको अपने इजाजत इलाके नहीं से दे तुम्हें सकते। जाने नहीं हाँ, देंगे। क्योंकि हम एक आजाद देश हैं और दूसरे किसी देश की फौज हथियार उठा के हमारे प्रदेश में ये से नहीं भारत जा सरकार सकते। का तरीका होगा कि हाँ, वो तरीका था उनको ट्विस्ट करने का कि घुमा के करेंगे अब, कि हम हाँ। सपोर्ट में तो नहीं जाने सपोर्ट देंगे। नहीं करेंगे। और उस समय वहां 1000 अंगोलन सैनिक लाकर दमन में पुर्तगालियों ने खड़ी कर दिए थे कि ये जाएंगे और वहां के जो लोग हैं उनको मारने में कितना टाइम लगेगा, उनको सबको उड़ा के 2 दिन में वापस ले लेंगे पूरा। तो भारत सरकार ने ये सपोर्ट किया। तो पुर्तगाल फिर नाटो के पास गया। ओह, और पुर्तगाल ने जाके नाटो में सब जगह कहा कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। इसमें नेटो में गए वो? नेटो में गए। लेकिन उस समय कुछ ऐसी मतलब इंटरनेशनल परिस्थितियां ऐसी हुई कि जिसके कारण नेटो के कंट्रीज ने डायरेक्ट सपोर्ट देने से उनको मना कर दिया कि हम डायरेक्ट फौज नहीं भेजेंगे अपनी इस इलाके में। शायद उन्होंने सोचा होगा कि देश के एक किसी कोने में किसी भारत में एक छोटा सा इलाका है, उसके पीछे क्या जाना, हो सकता है ऐसा सोचा हो। मैं, ये मेरी थ्योरी है, लेकिन इसका कुछ पता नहीं है। तो फिर पुर्तगाल वर्ल्ड कोर्ट में गया और वर्ल्ड कोर्ट में उन्होंने भारत के खिलाफ केस फाइल किया। वो केस 7 साल तक चला, 54 से लेके 61 तक। अच्छा। और उस केस में जो ये लड़के थे, ये पूना गए, बॉम्बे गए और पुराने पेशवा दफ्तर के कागज निकाले और उन कागजों को निकाल के वर्ल्ड कोर्ट में पेश किया, जिससे ये प्रूव हुआ कि उस एग्रीमेंट पर साइन ही नहीं हुए थे। जिस कॉपी पर पेशवाओं के साइन थे उस पे महारानी के साइन नहीं थे पोर्चुगल के, और जिसपे उनकी थी उसमें इनके नहीं थे। जिसके बारे में हम अभी कह रहे थे, हाँ, कि पेशवाओं ने पुर्तगालियों को ये एग्रीमेंट करके दिया कि तुम यहाँ से कर इकट्ठा कर लो। हाँ, इकट्ठा कर लो। वो एग्रीमेंट के कागज ही नहीं थे किसी के पास पूरे, और जो ट्रांसलेट होके वर्ल्ड कोर्ट में दाखिल हुए थे वो मराठी वर्जन से अलग था। तो इन्होंने ये सब इनकंसिस्टेंसीज उनको दिखाई और ये कोर्ट में बताया। MC सीतलवाड़ जी एडवोकेट जनरल थे तब। अच्छा, MC सीतलवाड़। उनको डिप्यूट किया गया था भारत सरकार ने केस लड़ने के लिए। 12 बता दो, MC सीतलवाड़ वैसे तो तीस्ता सीतलवाड़ के जो है नानाए पढ़नाना लगे, लेकिन MC सीतलवाड़ वो भी हैं। अभी आप जो डायर की बात भी कर रहे थे, तो डायर पर जो कमेटी बैठी थी जांच में, उसमें अंग्रेजों के अलावा हिंदुस्तानी भी 2 जज थे। उनमें एक MC सीतलवाड़ थे और MC सीतलवाड़ के कुछ ऐसे सवाल थे जिन पर डायर ने उत्तेजित होकर कहा कि अगर जलियांवाला बाग की ये गली छोटी ना होती तो मैं टैंक घुसाकर मारता। बिल्कुल। और इस पर जो है इतना फिर बुरी तरह आलोचना हुई कि जिस चर्चिल को हम खलनायक मानते हैं, और वो हैं भी भारत के मामले में, कई मामलों में, उन्होंने भी संसद में खड़े होकर इंग्लैंड की इतना ज्यादा हो गया था वो कि डायरेक्ट की निंदा की थी। बिल्कुल की थी। ये वही MC सीतलवाड़ है जिन्होंने भारत की तरफ से ये केस लड़ा। और ये उन्होंने वर्ल्ड कोर्ट में सिद्ध कर दिया कि पुर्तगालियों की इस पर मलकियत हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो इनको मलकियत के लिए दिया नहीं गया था। वो तो केवल एजेंट थे पेशवा सरकार के। तो हथियार से भी हारे और बाद में कागज पर भी हारे। 1961 में ये जजमेंट आया। जब ये जजमेंट आया उसके बाद दादरा नगर हवेली का विलय भारत में हुआ, क्योंकि वो भारत का ही हिस्सा थी। ये कोर्ट में सिद्ध हो गया। और इसी बेसिस पर जो मैंने पहले आपको कहा कि ये घटना ना होती तो वो घटनाक्रम भी ना होता। लेकिन वो प्रधानमंत्री, हाँ, प्रधानमंत्री की कहानी, वो कहानी तो मैं भूल गया सबसे इंटरेस्टिंग, विच इज कि अब भारत की तरफ से तो पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे और किसी न किसी को डिप्यूट कर सकते थे कि मेरी तरफ से तुम दस्तखत करो। हर एक राज्य में जो नवाब, राजा, महाराजा, दीवान होते थे वो राज्य की तरफ से दस्तखत करते थे। अब इन लोगों की तरफ से दस्तखत करे तो कोई था ही नहीं करने के लिए। और 1954 से 1961 तक हुआ भी क्या? अब चला भी तो देश ना 7 साल वो। तो 7 साल तक वो 72 गांव एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में कार्यरत थे। मतलब भारत में गोवा, दमन, दीव में पुर्तगाली थे, बाकी में सारा भारतीय सरकार थी, और 72 गांवों में इंडिपेंडेंट कंट्री थी। इट वाज कॉल्ड द फ्री स्टेट ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। उसमें उनके पोस्टेज स्टैम्प थे, इंडियन रुपी चलते थे वहां, अपना देश चलाते थे वो। और वो देश चलाने के लिए जो 72 गांव के पंच थे, इन्होंने एक वरिष्ठ पंचायत का चयन किया। इन्हीं लोगों ने करवाया और उस पर एक एडमिनिस्ट्रेटर इनका बैठा। पहले अप्पा साहब करमलकर इनके एडमिनिस्ट्रेटर थे, विश्वनाथ लवांदे भी थे, पुलिस चीफ नाना काजरेकर रहे कई साल तक। लेकिन 2-3-4 साल में सब लोग चले गए वापस और वहीं के लोगों ने सारा संभाला। और उस समय गुजरात सिविल सर्विस के जो कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स थे उनको इनके एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प के लिए दिया गया। ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली रिटायर्ड वो जाके वहां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते थे। तो वो लोग उसको देश की तरह चला रहे थे। अब उस देश की तरफ से साइन करे तो कौन? क्योंकि संवैधानिक अथॉरिटी तो कोई है नहीं, कौन करेगा? तो उन सरपंचों ने बैठ के, एक KG बदलानी जी करके IAS ऑफिसर थे जिनको नेहरू जी ने डिप्यूट किया, वो वहां गए एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने टेक ओवर किया
और उनको प्रधानमंत्री के रूप में एक दिन के लिए चुना गया। वो एक दिन प्रधानमंत्री बने और अगले दिन सवेरे उन्होंने अपने देश का विलय जो है वो भारत के साथ कर दिया। तो उस एक दिन के लिए वो आईएएस ऑफिसर प्रधानमंत्री नेहरू जी के प्रोटोकॉल में बराबर थे। बिल्कुल, वो एक देश के प्रधानमंत्री और दूसरे देश के प्रधानमंत्री, और उन्होंने साइन किया वो, और कागज साइन करके उन्होंने अपना जो राज्य था जिसके वो प्रधानमंत्री थे वो उन्होंने भारत में विलय करके उसकी यूनियन टेरिटरी बना, और फिर नौकरी ज्वाइन कर ली। फिर उन्होंने नौकरी अरे उसकी भी बड़ी लंबी कहानी है। मुझे बाद में संजीव सन्याल जी ने कहानी बताई कि उन्होंने कहा कि वो एक दिन के लिए उन्होंने रिजाइन किया और अगले दिन फिर वो आईएएस ऑफिसर बन गए और वापस वो वहां भी एडमिनिस्ट्रेटर रहे और भी अलग जगह रहे। तो बोले तब तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब वो रिटायर हुए तो ब्यूरोक्रेट्स ने उनको पर इल्जाम लगाया कि तुम्हारी सर्विस में तो ब्रेक आ गया है, तो इसके कारण तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगी। तो बोले वो लड़ते रहे कम से कम 7 साल तक। ये मुझे संजीव सन्याल ने एयरपोर्ट पे खड़े होकर नौकरशाही तो जिंदाबाद है रहेगी। हाँ, मतलब इतना बड़ा काम उन्होंने किया, लेकिन उनकी पेंशन रुकवा दी गई 7-8 साल बाद उनको नेहरू जी कहने पर काम फंस गए। तो वही संवैधानिक संशोधन हुआ, 10th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके द्वारा दादरा नगर हवेली को विलीन कर लिया गया और वहां हमारी कहानी जो है किताब की खत्म हुई। जी, क्या कमाल की कहानी है। और उसके बाद जैसा बता रहे थे, ये रास्ता साफ हुआ कि जो नेहरू हिचक रहे थे दादरा नगर हवेली में सेना भेजने से, ये क्लियर हुआ कि अब आगे सेना भेजी जा सकती है। इसी के आधार पर ये 16 अगस्त को राज्यसभा ने ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पारित किया। उसी दिन विलय के डॉक्यूमेंट साइन हुए और दिसंबर में नेहरू जी ने फौज भेजी गोवा दमन दीव में और उसको लिबरेट किया। तो फाइनल जो है बेसिकली नहीं, अब मैं वो समझना चाह रहा हूँ कि फिर सेना तब भेजने का मतलब क्यों वो मान क्योंकि लोकल स्टैंड हो गया ना कि ये सारे इलाके इनके हैं ही नहीं, अब इंडिया के हैं। और दूसरा इन्होंने ये भी देख लिया उस समय आजमा के कि इन्होंने यूनाइटेड नेशंस भी आजमा लिया और नाटो भी आजमा लिया, कोई भी इनकी सपोर्ट में नहीं आया, कुछ नहीं इनके हाथ में आया, तो इनकी परिस्थिति जरा स्ट्रांग हो गई। तो हमारे संबंध पुर्तगाल से खराब रहे नहीं थोड़े बहुत दिन, काफी दिनों तक खराब रहे। मेरे ख्याल से 1970-72 के आसपास आके उनके पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव पास हुआ कि उन्होंने एक्सेप्ट किया अब छोड़ देते, क्योंकि वहां भी बहुत उथल पुथल मची ना, वहां पे ये सब कुछ हो रहा था। क्योंकि जिस दौरान ये हम 200-250 साल की बात कर रहे हैं पेशवाओं के देने से लिबरेशन तक, तब तक वहां 25 सरकारें बदली। और फाइनली उनके सालाजार जो थे डिक्टेटर थे, एस्तादो नावो करके उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। उसके खिलाफ कार्नेशन रेवोल्यूशन हुआ जिसमें एस्तादो नावो जो उनकी डिक्टेटरशिप थी, राइटर्स डिक्टेटरशिप थी, उसको उन्होंने पोर्चुगीज लोगों ने अपटर्न किया और वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। जब वो गवर्नमेंट आई तो उस गवर्नमेंट ने इस गवर्नमेंट के साथ सुलह करके और ये इन इलाकों का आधिपत्य मान लिया कि ये हमारा नहीं है, अब हम दोस्त हैं और ये हमारा कुछ नहीं है। इससे अच्छे से तो हमने फ्रांस के साथ किया था, मेरा ख्याल है। फ्रांस के साथ तो सारी बातचीत करने से सुलझ गया था। बल्कि पौंडीचेरी में रेफरेंडम हुआ था जिसमें कहा गया कि आप कौन से देश में जाना चाहते हैं, तो अधिकतर लोगों ने यही कहा था कि हम भारत में जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उस बात को माना और उसको विलीन कर दिया। फ्रांस प्यार मोहब्बत से चला गया, बिल्कुल। वैसे मेरा ख्याल है वहाँ कुछ ऐसा स्टेटस भी है कि पौंडीचेरी में बहुत सारे लोग फ्रांस के चुनाव में वोट भी करते हैं। वो तब भी करते थे, अब भी करते हैं। और गोवा में भी इंडिपेंडेंस दी गई थी कि अगर आप चाहो तो आप स्पेनिश सिटीजन, आप पोर्चुगीज सिटीजन बन सकते थे, और बहुत लोग बने भी, कई लोग बने। इनफैक्ट एक डॉक्यूमेंट्री में और देख रहा था, उसमें गोवा के ही कुछ लोग दिखाए गए थे जो गोवा के पुराने चर्चिज में और वहां पर अभी भी जाते हैं और वो पुर्तगीज में ही प्रार्थना पढ़ते हैं, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे वो पुर्तगीज थे, वो उस मूल के लोग हैं। अब वो इंडियन हो गए एकदम, वहाँ के बहुत सारे, लेकिन अभी भी पुर्तगीज चलती है। वहाँ के बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी थी जो मिक्स्ड पॉपुलेशन थी, जैसे एंग्लो इंडियन है, वैसे इंडो पोर्चुगीज लोग थे जिनके माता या पिता दोनों में से एक पोर्चुगल के रहे होंगे, और वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी जो हमेशा पोर्चुगल को ही सपोर्ट करती थी। उन लोगों ने नागरिकत्व लिया और जो यहाँ के लोग थे उन्होंने नहीं लिया। इंटरेस्टिंगली कोंकण बेल्ट में अभी भी एक ऐसा गांव है जहाँ सिर्फ पुर्तगाली बोली जाती है। वही वो बच्चे जो सारे वहाँ के बच्चे भी पुर्तगाली में पढ़ते हैं, वहाँ स्कूल भी पुर्तगाली है, वो उनकी ट्रेडिशन चली आ रही है। फुटबॉल का बड़ा क्रेज है, बिल्कुल। वो सिर्फ पुर्तगाल के चुनाव को भी ध्यान से देखते हैं, वो पूरा वो पुर्तगाल ही है वहाँ पर पुर्तगाल ही है वो। जी, अच्छा, एक सवाल और है जी कि क्या दादर नगर हवेली में जो लोग रह गए उन्हें भी पुर्तगालियों ने नागरिकता ऑफर की, क्या हुआ वहाँ पे? जी, दादरा नगर हवेली में या तो लोकल हिंदू थे या वहाँ के वर्ली थे जो ट्राइबल गॉड्स को वर्शिप करते थे, या क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी। जैसे ही दादरा नगर हवेली आज़ाद हुआ तो उनमें से हर एक के घर गए ये लोग और हर एक से पूछा कि क्या आप हमारे आधिपत्य में या आज़ादी में भारत में रहना चाहते हो, या आप अपने रिश्तेदारों के पास दमन में जाकर रहना चाहते हो। तो कुछ परिवारों ने पहले 3 दिनों में ये कह दिया हमें आपके साथ नहीं रहना, तो उनको बाइज्जत बसों में चढ़ाकर और दमन भेज दिया गया अपने रिश्तेदारों से जाने के लिए। उन पे कोई इंसान उनके खिलाफ नहीं हुई। फिर भी एक साइजेबल क्रिश्चियन पॉपुलेशन ने कहा कि नहीं, हम यहाँ रह के राजी हैं। तो जो लोग वहां गए थे उन्होंने और दमन की पॉपुलेशन ने
इंटरनेशनल इंसिडेंट बना दिया कि यहाँ क्रिश्चियन लोगों पे अत्याचार हो रहा है, चर्च इन पे डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। जबकि एक छोटा सा वैंडलिज्म का हिस्सा हुआ भी था कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो उस दिन नहीं पहुंचे थे, वो सिलवासा आजाद होने के 3 दिन बाद पहुंचे। तो अच्छा। खून तो गर्म था और वो मतलब कोई कुछ तो करना था। आउटलेट नहीं था, कुछ करना था, तो चलते गए और जहां जहां क्रिश्चियन नाम दिखा, वो नाम भी टिपिकल पोर्चुगीज टाइप नाम थे, मेनेजेस, अल्वारेस, इस तरह के वहां के लोगों के अभी भी तो हैं, अभी भी है, वही अभी है, भी वही है, नेम प्लेट लिखी अभी भी हुई है। नेम प्लेट। तो उन नेम प्लेट्स को डिस्ट्रॉय किया, 1-2 चर्चेज में घुस गए। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि इन लोगों ने उनके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया तुरंत। उनको अरेस्ट किया, उनको डिपोर्ट किया और कहा कि अगर यहां से नहीं जाओगे तो तुम अरेस्ट होकर जेल में डाल दिए जाओगे। इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ और नेहरू जी तक खबर पहुंची। नेहरू जी बहुत नाराज हुए मोरारजी देसाई जी के साथ कि तुमने क्या किया है, और वहां से उन्होंने एक क्रिश्चियन सीबीआई ऑफिसर को भेजा, मिस्टर पेरेरा कोई थे, कि तुम जाके देख के आओ। और जब वो आए और उन्होंने यहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी से बात की, हर किसी ने बोला कि इन लोगों ने न्याय का साथ दिया है और जिन्होंने हमारे खिलाफ कुछ किया था उनको सबको इन्होंने जेल में डाला है। वो रिपोर्ट वहां दी गई। तो इसलिए क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत सारी यहाँ वॉलंटरीली रह गई। लेकिन जो दमन गए थे उनमें से उन लोगों को ऑफर मिला था, उनमें से कुछ लोगों ने वो ऑफर लिया भी और पुर्तगाली सिटीजन बने भी। लेकिन वो बहुत बहुत छोटी परसेंटेज थी, बहुत छोटी परसेंटेज थी, इतने ज्यादा लोग नहीं थे। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश कुलकर्णी साहब, आपने इतिहास का ये पन्ना लिखा, वरना खो ही जाता। और जैसे हम बात कर रहे थे उनमें से 2-3-4 लोग ही बचे थे जी। उन्हें भी अब धीरे धीरे स्मृति लोप हो रहा था। और आपने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, फाइनली दर्ज हुआ। और मैं तो शुभकामनाएं दे सकता हूँ, साथ में आग्रह भी कि कोशिश कीजिएगा मराठी, हिंदी, जितनी भाषा में हो सके, कोंकणी में भी जी, तो उतना अनुवाद हो। और जहाँ तक पहुँचेगी ये कहानी, मेरा ख्याल है प्रेरणा भी देगी। और जिन लोगों की शिकायत रहती कि इतिहास में हमें ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, तो अब है ना आपके पास, अब पढ़िए, बिल्कुल कोशिश कीजिए। मेरी ये कोशिश है, मैं आप सबसे भी अपील करना चाहता हूँ जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि कहीं भी आपको इस चीज की आवश्यकता महसूस हो कि मैं आऊं और इस कहानी को बच्चों को बताऊं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी वो करने में। उसका मतलब मैं सिर्फ इसलिए कि मैं ये कहानी को जगह जगह पहुंचाना चाहता हूँ। संपर्क कैसे करें? संपर्क मुझसे सोशल मीडिया हैंडल्स मेरे सारे इसके अंदर दिए गए हैं किताब में। किसी से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, वरना आपको मैसेज कर दें, आप मुझे भेज दीजिए। बिल्कुल भेज दूंगा मैं। और हम लोग जाकर, मैं चाहूंगा कि स्कूलों में जाऊं, वहां के लोकल लोगों को सबको बताऊं, ताकि कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और नीलेश जी ऐसा कर भी रहे हैं, जहां जहां न्योता मिल रहा है जाते हैं और इस कहानी को बांटते हैं। आप पढ़ सकते हैं नीलेश कुलकर्णी किताब अपराइजिंग, द लिबरेशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। और जैसा मैंने बताया कि 399 किताब है और इसमें कुछ फोटोज भी हैं, अखबारों की कटिंग भी है जिसके बारे में बात हुई। तो किताब मज़ेदार है, पढ़िएगा ज़रूर। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई कहानी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।